नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द लॉ। विधि यानी अपना आर एस मेंस का पेपर थ्री का यूनिट 3 एंड यूनिट 3 का पार्ट सी जिसका नाम है लॉ। इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आई जस्ट एक्सप्लेन यू इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस। मैं आपको परिचय एंड सिलेबस बता चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बोल देता हूँ। विधि की अवधारणा, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, बस लॉ आप जानते हैं, पॉलिटी पढ़ी है तो ये सब आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। तो लॉ एक नियमों का समूह होता है जो किसी राज्य के नागरिकों को सबको पालन करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग परिभाषाएँ देखेंगी, कुछ अलग अलग व्यक्तियों ने क्या परिभाषाएँ देखी हैं। तो विधि की अवधारणा, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने हैं। देन फिर हम दो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए टॉपिक्स बोले हुए हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्वामित्व एंड कब्जा क्या होता है, ओनरशिप क्या होती है एंड पजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद में अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, इन तीनों को एक साथ में देखेंगे एंड लास्ट में हम व्यक्तित्व वाले पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको हमेशा हर जगह सुनाने की कोशिश करता हूँ कि विधि की शुरुआत कब और कैसे कहाँ से हुई। जस्ट जब विधि की शुरुआत होती है तो उससे पहले हम अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं कि कोई 13.5 अरब वर्ष पहले इस यूनिवर्स का बिग बैंग के थ्रू जो है वो जन्म हुआ होगा और 4.5 अरब वर्ष पहले जो है वो हमारी पृथ्वी बनी होगी। उस 4.5 अरब वर्ष में से 40 लाख वर्ष पहले कोई एक जो है वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे कोई पूर्वज जो हैं वो इस तरीके की कोई चैंपेंजी टाइप में रहा होगा। एंड देन फिर एक आदि मानव युग आता है जिसमें प्रीमेटिव मैन होता है, जानवरों की तरह रहता है, शिकारी संग्राहक रहता है, हंटर गैदरर होता है। फिर उसके बाद में कुछ आविष्कारों का दौर आते हैं। ये कहानी मैं आपको हर जगह हर सब्जेक्ट की शुरुआत में सुनाता हूँ ताकि आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएँ। मैं हिस्ट्री में भी सुनाता हूँ, मैं ज्योग्राफी में भी सुनाता हूँ, ये मैं लॉ में भी सुना रहा हूँ, इवन कहीं पर भी आता हूँ तो मैं ये कहानी सुना लेता हूँ। क्योंकि सारी जो सब्जेक्ट हैं उन सारी सब्जेक्ट का कोर जो निकल के आता है वो वहीं से निकल के आता है कि ये सब हुआ क्यों, ये सारी सब्जेक्ट्स बनी, ये सारा इतिहास निकल के आया, ये ज्योग्राफी बनी, ये पॉलिटी बनी, ये नियम बने, क्यों बने। तो ये सब निकल के इसी में से आते हैं, इसी कहानी में से। फिर एक आविष्कारों का दौर आता है जिसमें आग का आविष्कार होता है, पहिए का आविष्कार होता है, तांबे का, कांसे का, लोहे का आविष्कार होता है, हथियार बनाए जाने लग जाते हैं, औजार, पालतू। देन स्थायी निवास सोचना शुरू कर देता है मनुष्य और सभ्यताओं का युग शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और जब डेवलपमेंट शुरू हो जाती है 5000 वर्ष के आसपास में, जब खेती के घर, कपड़े वगैरह सब कुछ होने लग जाते हैं, इमोशंस होने लग जाती है, थिंकिंग होने लग जाती है, एक जगह स्थायी रहने लग जाता है, तो गाँव में, शहरों में, राज्य में आदमी रहने लग जाता है। जब भी लोग एक साथ इकट्ठे रहने लग जाएंगे, मैंने शुरुआत में पॉलिटी में भी बताया था, एक बार यहाँ पे भी रिवाइज करता हूँ, जब भी लोग एक जगह पे इकट्ठे रहने लग जाएंगे तो वहाँ पे जो संसाधन हैं उन संसाधनों से रिलेटेड जो संपत्ति है, बंटवारा है, उस पर आपस में लड़ाई होने वाली होगी। और कैसे रहना है, किस तरीके के नियमों को फॉलो करना है, इस पे भी आपस में कि पावर किसके पास रहनी चाहिए, इस पे भी लड़ाई होगी। तो जैसे ही लोग इकट्ठे रहने लग जाएंगे और उसी समय पे शुरुआत हो जाती है कानून की। और ये कानून जो है ये लोगों को मिलके बनाना पड़ता है। भाई यहाँ के जो 50 लोग हैं ये कानून बनाएंगे कि इस ज़मीन को हम गोचर भूमि दे देते हैं, इस ज़मीन को अगर इस व्यक्ति ने पिछले काफ़ी समय से कब्जे में रखा हुआ है तो इसका स्वामित्व इसके लिए दे देते हैं, इसके 5 बीघा इसको दे देते हैं, या इस भैंस को इस व्यक्ति के लिए दे देते हैं, अब इससे कोई छीन नहीं सकता, ये इसके कब्जे के अंतर्गत है। तो ये लोग मिल कर के क्या बनाते हैं, कानून यानी लॉ। और यही हमारे इस लेक्चर सीरीज का नाम है। तो बेसिकली कानून क्या है ये आप सबको समझ में आ चुका है कि लॉ क्या होता है। ओके। और जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तब मैं बोलता हूँ कि हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो है, ये भी एक कानून है, लेकिन ये सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च कानून। ठीक है, सर्वोच्च कानून क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है। तो मैं अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है वो कानून के यानी लॉ के अंतर्गत आता है, लॉ के अंतर्गत। इस तरीके से आप वेन डायग्राम बना सकते हो कि ये लॉ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लॉ है। ओके। और भी लॉ होंगे, आईटी एक्ट आएगा, आईपीआर आएंगे,
कानून कृषि से रिलेटेड आएंगे, उद्योगों से रिलेटेड आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा कानून कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम एक पूरे लेक्चर सीरीज के रूप में देखते हैं। ये जो आरपीएससी ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है वो इसलिए किया है कि आप जब आरएएस अधिकारी बन जाएंगे तो आपको बहुत सारे कानूनों का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि कानून होते ही क्या हैं, और 2 4 5 कानूनों की बेसिक चीज़ें आप जानकारी रख लो। आपने ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें पता चल गया होगा कि डीप नॉलेज आरपीएससी नहीं चाहती। तो आई थिंक ये बेसिकली आपको समझ में आया कि कानून क्या है, कानून की विधि की शुरुआत कैसे हुई। अब हम अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस आते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि परिभाषा अगर लिखनी हो हमें कि कानून यानी विधि की परिभाषा लिखिए। वहाँ आरपीएससी पूछ लेती है कि विधि की परिभाषा लिखिए, विधि को ओवरव्यू में समझाइए। तो जो समझाया मैंने आपको कि कुछ नियम होते हैं, राज्य द्वारा होते हैं, उनको दस्तावेजों में लिख दिया जाता है, उल्लंघन करता है तो दंड दिया जाता है, और नॉर्मली इससे लोगों का व्यवहार कंट्रोल में होता है। ये चीज़ें मैंने बताई, इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जस्ट मैं आपको बोल के बताता हूँ। आचरण के वे अनिवार्य नियम जो राज्य द्वारा स्वीकृत और लागू किए जाते हैं विधि कहलाते हैं। अनिवार्य नियम, ठीक है, की पॉइंट क्या निकल के आया? अनिवार्य नियम यानी रूल्स। पहला पॉइंट क्या निकल के आया? ये लॉ क्या है? ये रूल्स हैं। ओके ओके, अनिवार्य हैं। ओके, जो राज्य द्वारा, तो इन्हें बनाने वाला कौन है? राज्य। राज्य मिलकर के लोगों से बनता है, स्टेट जो है वो लोगों से मिलकर बनता है। ओके, फिर उन्होंने विधि प्राय भली भांति लिखी हुई रिकॉर्डेड दस्तावेज के रूप में होती है। विधि मोस्टली हमारा संविधान लिखा हुआ हो, या हमारा आईटी एक्ट लिखा हुआ हो, या महिलाओं से रिलेटेड कोई कानून हो, या ट्रिपल तलाक 3 तलाक वाला कानून लिखा हो, या कृषि से रिलेटेड कोई कानून हो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई कानून हो, या आईटी से रिलेटेड कोई भी कानून हो, वो सब क्या है? लिखित हैं। ठीक है, तो ये लिखित के रूप में होते हैं। तो तीसरा की पॉइंट क्या निकल के आया? लिखित के रूप में। विधि के उल्लंघन पे दंड भी दिया जाता है। अगर कोई कानून परिवहन से रिलेटेड है और उसमें लिखा हुआ है कि आपको रेड लाइट पे रुकना है, और अगर आप उस विधि के नियम को नहीं मानते हैं तो आपको जुर्माना लगाना पड़ेगा, या हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कानून हो जिनमें सजा का भी प्रावधान हो। तो उल्लंघन अगर आप करते हो तो उल्लंघन पे क्या होता है? आपको दंड का प्रावधान भी होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, विधि नागरिकों के व्यवहार को नियमित करती है ताकि अच्छे सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जा सके। ये जो रेड लाइट वाला सिस्टम यहाँ बनाया हुआ है, या चोरी नहीं करनी है, अगर कोई चोरी करेगा तो उस पर दंड का प्रावधान है। तो इससे क्या होगा? लोग अपने व्यवहार को कंट्रोल करेंगे, वो रेड लाइट को ज़बरदस्ती क्रॉस नहीं करेंगे, लोग चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि पता है अगर चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो उन्हें दंड यानी प्रावधान है वहाँ पे। ओके, तो इसलिए लोगों का व्यवहार जो है वो नियमित होता है। ये की पॉइंट हमारे निकल के आए। अनिवार्य नियम जो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, विधि सामान्यतः लिखित दस्तावेज के रूप में होती है। इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है, और इससे लोगों के व्यवहारिक जो व्यवहार है उसको कंट्रोल किया जाता है, और अच्छे सामाजिक नागरिक के रूप में वो निकल के आते हैं। ये बेसिक चीज़ें आ गई। अब विधि की परिभाषाएं कुछ अलग अलग लोगों ने क्या बोली हैं, 4-5 लोग हैं, वो आपको रटनी ही पड़ेंगी। वैसे वही चीज़ें जो मैंने यहाँ आपको समझा दी हैं, वही चीज़ें, अंतर कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने अपने हिसाब से बोल दिया। क्योंकि 4-5 ये आजकल जो लॉ हम पढ़ते हैं नॉर्मली, एलएलबी वाले जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एडवोकेट वगैरह जो पढ़ते हैं, वो मोस्टली ज़्यादातर कानून जो हैं वर्तमान समय में, मॉडर्न समय में यूरोपियन कल्चर से निकल के आए हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर से निकल के आए हुए हैं। तो वहाँ के लोगों ने उस समय कुछ बोला होगा विधि के रिगार्डिंग, या कुछ भी परिभाषा वगैरह, तो वो आपको याद रखने होंगे। साइमन नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला ऐसी नागरिक विधि जो राज्य द्वारा नागरिकों पे लागू की जाती है। अब इसमें कुछ कोई बड़ी बात, वही सेम टू सेम वही चीज़ें। ओके, ऐसी नागरिक विधि जो राज्य द्वारा, कोई विधि राज्य द्वारा राज्य के लोगों पे, नागरिकों पे लागू की जाती है, दैट्स इट। उन्होंने ये परिभाषा बोल दी। अब ये सवाल पूछ दिया गया आरएस मेंस में, बताइए विधि की परिभाषा साइमन के अनुसार, तो जस्ट आपको याद होना चाहिए ऐसी विधि, ऐसी नागरिक विधि जो राज्य के द्वारा नागरिकों पे लागू की जाती है, बस ये ऐसा उन्होंने बोल दिया। फिर बाद में उन्होंने इसमें ये भी, ये पॉइंट भी आप जोड़ सकते हो कि इससे व्यवहार नियमित होता है इस तरीके से। बाकी साइमन ने इतना कह दिया, दैट्स एनफ। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। हॉलैंड नाम के व्यक्ति ने कहा मानवीय कार्यों के सामान्य नियम, मानवीय कार्यों के सामान्य नियम जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरण से है, ऐसे नियम सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। हम डेली लाइफ में क्या कार्य कर रहे हैं उनके एक ओवरव्यू सबकी नज़रों में बना हुआ है कि इस कार्य को करने का ऐसा नियम है, ठीक है। और
इसकी अभिव्यक्ति जो है हम बाह्य आचरण कर रहे हैं उसके रूप में दिख रही है। तो मानवीय कार्यों के जो हमारे डेली नियम है उनको उन्होंने क्या कह दिया कि ये विधि है और हमारे आचरण से ये दिख रही है। और फिर उन्होंने ये पॉइंट जोड़ा कि इस विधि को लागू करने के लिए कोई एक अधिकारी का या प्राधिकारी का जो होना जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो प्राधिकारी उसको फॉलो कराने का काम करेगा, वो सुनिश्चित करेगा कि वो लागू हो जाए। दैट्स इट। ये किसने बोला? हॉलैंड ने बोला। ओके, देन जेसी ग्रे नाम के एक व्यक्ति हैं, ज्यूरिस्ट या लॉ से रिलेटेड कोई व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में उन्होंने क्या कहा? ऐसे नियम जिनसे न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। दैट्स इट। विधि क्या है? ऐसे नियम जिनसे न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को, तो जेसी ग्रे ने इसे अधिकारों और कर्तव्यों से रिलेटेड करके बोल दिया क्योंकि वो एक खुद न्यायालय में कोई जज के रूप में काम करते थे, तो इनकी एक न्यायालय की अवधारणा हो गई। ये विधि उनकी सिर्फ न्यायालय तक सीमित हो गई कि न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने वाले नियम क्या होते हैं? विधि कहते हैं। एक व्यक्ति और है होकर, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बोला है, ऐसे नियम या उपनियम जिनके द्वारा मनुष्य के कार्य संचालित होते हैं। इन चारों की बातों में कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन आप रट लेना क्योंकि एग्जाम में जस्ट पूछा जाएगा कि हॉलैंड के अनुसार, जस्ट आपसे पूछा जाएगा कि हॉलैंड के अनुसार विधि की परिभाषा आप बताइए। तो आप किस तरीके से बोलेंगे कि मानवीय कार्यों में हम जो सामान्य नियम फॉलो करते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति हमारे या मनुष्य के बाह्य आचरण से होती है, उन्हें विधि कहा जाता है। और ऐसे नियम या ऐसे विधि को लागू करवाने के लिए एक प्राधिकारी सुनिश्चित होता है। दैट्स इट। ये हॉलैंड ने कहा। जेसी ग्रे इसे न्यायालय के वर्जन में बोलता है कि न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करना। एंड हुकर वो नॉर्मल सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला याद रखना है, साइमंड से आरपीएससी का थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार है क्योंकि 2-3 बार साइमंड से रिलेटेड सवाल पूछे गए। ऐसी नागरिक विधि जो राज्यों के द्वारा लागू नागरिकों पर लागू की जाती है। अब यहाँ ये जो हमने परिभाषाएं देखी, ये मैंने ओवरव्यू बता दिया, या इनकी परिभाषाएं देखी, इनमें से ही निकल के विधि के लक्षण पता पर चल गए। या इन्हें मैं बोल देता हूँ की पॉइंट विधि के क्या हुए। ठीक है, या कोई आपसे पूछे कि विधि के लक्षण बताइए या विधि के की पॉइंट बताइए, तो आप आसानी से यहाँ बता सकते हो। दिस इज ग्रुप ऑफ रूल्स, नियमों का समूह है। ठीक है, ये रूल्स का एक समूह है। एंड देन उन्होंने कहा ये आदेशात्मक स्वरूप है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लक्षण में आप देख रहे होंगे, ये आदेशात्मक है। आदेशात्मक मतलब आदेश दिया जा रहा है कि ये आपको करना ही है, नहीं करोगे तो अवहेलना करने पे दंड का भी प्रावधान है। और आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझे पता नहीं था। अगर आप गांव से पहली बार शहर में आते हो, आपने पहली बार ज़िंदगी में रेड लाइट देखी है और आप मोटरसाइकिल को रेड लाइट क्रॉस करके ले जाते हो और सामने पुलिस वाला खड़ा है, तो वो आपको रोकेगा ही रोकेगा। या आप एक्स्ट्रा स्पीड में ले जा रहे हो, वहाँ रोड पे स्पीड लिमिट लगाई हुई है 60 की और आप 70 पे ले जा रहे हो, तो वहाँ पुलिस वाला रोकेगा ही रोकेगा। अब आप उससे ये बोलो कि भाई साहब मुझे नहीं पता था, आप भले ही कितने भी इनोसेंट बनो, लेकिन कानून में जो है वो तो है ही। यानी आप नहीं जानते हो, ये कोई क्षमा करने वाली बात नहीं है। पता है नहीं पता है, अगर कोई विधि बनी हुई है और उसकी अवहेलना हुई है तो वो अक्षम्य है, उसका दंड मिलना ही मिलना है। विधि में एक रूपता होती है, यानी ऑल ओवर जहाँ जिस देश में वो लागू हो रही है ऑल ओवर सेम तरीके से होती है। जैसे हमारा संविधान है पूरे भारत में एक जैसे होता है, आईटी एक्ट है तो वो एक तरीके से। स्टेट के लिए अगर कोई कानून बना है तो वो स्टेट में पूरे में ही ऑल ओवर एक रूपता के साथ जो है वो शामिल होगा। ओके, या आदेशात्मक मैंने बोला ऑर्डरात्मक रूप में। तो ये जो आदेशात्मक रूप है ये 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है सकारात्मक आदेश और एक होता है नकारात्मक आदेश। सकारात्मक आदेश किस तरीके से? सकारात्मक दिया आदेश कि जाओ ये काम करो, सकारात्मक जाओ ये काम करो, और नकारात्मक आदेश जाओ ये काम मत करना। दैट्स इट। सकारात्मक आपको बोला जाएगा कि ये करो, ठीक है, और नकारात्मक आपको बोला जाएगा कि ये मत करो। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों को प्राप्त हैं सकारात्मक रूप में, लेकिन राज्य को प्राप्त है नकारात्मक रूप में। राज्य को रोका जाता है कि आप लोगों के साथ लैंगिक, जन्म या उनके धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, आप लोगों की स्वतंत्रता को नहीं रोक सकते। तो वो किस तरीके के हैं? राज्य के लिए नकारात्मक है, आदेश है राज्य के लिए वो भी, ठीक है। तो ये आदेशात्मक स्वरूप होता है विधि का।
एंड ये सकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक इन द सेंस कि कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है, नकारात्मक इन द सेंस कि किसी काम को रोका जा रहा है कि ये नहीं करना है, इस तरीके से हो सकता है। और इन विधियों का जो उद्देश्य होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, वो यही होता है कि हम सभी लोगों का, हम सभी नागरिकों का जो बाह्य आचरण है वो एक जो है वो फिक्स पैटर्न पे हो, इन द सेंस कि हम एक निश्चित रूप में चलें, हम गलत काम विधि के अनुसार नहीं करें। वैसे मनुष्य दो तरीके से आचरण करता है, एक तो बाह्य रूप से, एक अंदरूनी रूप से। वो कुछ क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। भाई अंदरूनी रूप से आप भले ही सोच लो कि मुझे रेड लाइट क्रॉस कर लेनी चाहिए, ओके, लेकिन बाह्य रूप से आप नहीं कर सकते। अंदरूनी रूप से आप क्या सोच रहे हो ये चीज़ बाकी लोगों को नहीं पता चल सकती ना, लेकिन बाह्य रूप से जो आपका आचरण है वो तो दिखता है। और बाह्य आचरण को कंट्रोल करने के लिए जो है वो विधि होती है। आपके आंतरिक चीज़ों को नहीं रोका जा सकता विधि के द्वारा, ओके। तो ये जो है वो विधि के लक्षण है, ये विधि के आप की पॉइंट भी बोल सकते हो। अगर मैंने जो आपको याद कराया वो चीज़ें यहाँ से याद हो जाए तो बेटर है। ये जो है वो रूल्स का एक ग्रुप है, एंड देन ये ऑर्डर फॉर्मेट में होते हैं, आदेशात्मक स्वरूप में होते हैं। विधि आदेशात्मक स्वरूप में होती है, सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। एंड देन इनका उद्देश्य मनुष्य के बाह्य आचरण को निश्चित करना होता है। अगर विधि की अवहेलना की जा रही है तो दंड का प्रावधान है। अनभिज्ञता अक्षम्य है, आप नहीं जानते इससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने कानून तोड़ा है तो आपको सजा मिलेगी। विधि में एक रूपता होती है, सबके लिए बराबर होती है विधि। एंड विधि की जड़ परंपराओं से बनी होती है। अब बोले सर ये क्या शब्द है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जस्ट समझ लेते हैं कि परंपराओं, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो कि इस समय शुरुआत में गाँव में शहर में रह लोग तो परंपराएं बनी होंगी, ठीक है, परंपराओं से कानून निकल के आए होंगे धीरे धीरे। तो विधि की जो जड़ है वो हमारी पुरानी परंपराओं में से ही निकल के आती है। हमारे भी कानून जो बने हुए हैं वो पुरानी परंपराओं से रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ पे एक शब्द समझ लेते हैं, एटाइमोलॉजी क्या है। एक शब्द है एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी इन द सेंस कि किसी भी चीज़ का विकास क्रम क्या रहा है। तो हमें यहाँ पे विकास क्रम किसका देखना है, विधि का विकास क्रम, कि विधि का विकास क्रम कैसे रहा होगा, ओके। वैसे एक शब्द रहा है लैग शब्द, ठीक है, उसका अर्थ होता है एक सार बांध देना, एक सार बांध देना, सभी को एक जैसा बांध देना। तो लैग शब्द से उसका धीरे धीरे दूसरा कन्वर्जन हुआ लॉ, और जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं कानून। तो एक ओरिजिनल वर्ड है लैग, जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता था पहले, तो वहाँ से उसका फ्लो चेंज हुआ लॉ, एंड देन फिर वो आ गया कानून पे, ठीक है। और इसका अर्थ क्या हुआ, एक जैसा बांध देना सभी को, ठीक है, और बाह्य आचरण को कंट्रोल कर देना। नॉर्मली शुरुआत में हम इस विधि को, कानून को या नियमों को परंपराओं के रूप में देख सकते हैं, हम अपने संस्कारों में देख सकते हैं उन चीज़ों को। पहले अगर लोगों को नहीं पता था कि संविधान क्या है या विधि क्या है, तो लोग अपने कुछ रूल्स खुद से बनाते थे, अपनी परंपराएं बनाते थे कि हमें इस तरीके से शादी करनी है, इस तरीके के रूल्स को फॉलो करना है। तो वो परंपराएं होती थी, और परंपराओं में बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो अच्छी थी, और बहुत सारी परंपराएं ऐसी थी जो बुरी थी। अच्छी परंपराएं बहुत सारी हमारे समाज में चली आ रही है, एंड बुरी परंपराएं लाइक सती प्रथा वाली परंपरा थी, जो बुरी परंपरा थी, वो भी एक विधि के रूप में बनी हुई थी। अगर एनीवन किसी महिला का कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गए हैं तो विधवा हो जाती थी, होने के बाद में वो सती हो जाती थी, लेकिन वो बुरी परंपरा थी, ओके। तो कुछ बुरी परंपराएं थी, कुछ अच्छी परंपराएं थी, उनमें से ही फिर नीति शास्त्र का कॉन्सेप्ट आता है। नीति शास्त्र सही आचरण क्या है किसी व्यक्ति का, या बुरा आचरण क्या है, यानी नैतिक रूप से क्या है सही है, और अगर सही आचरण नहीं कर रहा है, बुरा आचरण कर रहा है, तो वो अनैतिक है। तो ये नीति शास्त्र का कॉन्सेप्ट आता है। और फिर नीति शास्त्र में से एक कॉन्सेप्ट आता है विधि वाला। बेसिकली आप समझिए कि प्राचीन समय में हमने परंपराएं बनाई थी, वो एक तरीके से विधि का हमारी ओरिजिनल हो गई। हमने जो परंपराएं बनाई थी वो भी रूल्स थे, जो भी परंपराएं बनाई थी वो भी रूल्स थे। बहुत सारी अच्छी थी, बहुत सारी बुरी थी, उस बात पे नहीं जाए, बट लेकिन परंपराएं बनाई थी वो भी कभी ना कभी वो रूल्स थे। फिर वहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, सोचना शुरू किया कि भाई हम ये सोचो कि सबसे सही क्या है, अच्छे से अच्छा क्या है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है एथिक्स का, नीति शास्त्र का। वैसे हम एथिक्स एक पूरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। बाकी एथिक्स की मैं अगर परिभाषा बोलूँ तो बस इतना बोल सकते हो कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका डिसाइड करने के लिए आदमी रिसर्च करता है, चिंतन करता है, और फाइनली ये डिसाइड करता है कि अच्छा आचरण क्या होना चाहिए, उसी को नैतिक कहा जाता है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग पढ़ना नीति शास्त्र होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अनुरोध है। अनुरोध इन द सेंस कि आदमी को बता दिया गया कि
जो है आपको जो है दान पुण्य करना चाहिए। ठीक है, दान पुण्य करना एक नैतिक कर्म है। आदमी को बता दिया गया कि दान पुण्य आप करिए, ये नैतिक कर्म है। लेकिन ये जस्ट अनुरोध फॉर्म में, या आपसे बोल दिया गया कि झूठ मत बोलो, ये नैतिक कर्म है, ये सच बोलो। ठीक है, सच बोलो, ये नैतिक कर्म है, ये नैतिक कर्म है। सच बोलो, ये क्या हो गया, नैतिक कर्म है। ठीक है, अब ये अनुरोध फॉर्मेट में, यानी जस्ट आपसे कहा गया है कि आपको बोलना चाहिए सच, लेकिन अगर आप झूठ बोल देते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चोरी मत करो। ठीक है, ये भी एक नैतिकता है। चोरी नहीं करना, ये नैतिकता है। चोरी मत करो, ये आपसे बोल दिया गया, तो नैतिकता के रूप में बोल दिया गया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अब आपसे ये अनुरोध के रूप में बोला गया है कि ये सेल्फ है, तुम चोरी मत करो, ये आपके नैतिक खुद आपको साबित करना है। लेकिन मान लीजिए कि आप चोरी कर रहे हो, तो फिर उस समय नीति शास्त्र में क्या था, अनुरोध ही अनुरोध था, कोई दंड का प्रावधान नहीं था। जब विधि बनी, विधि किताबों में लिखी गई, तब उसमें इस बात का ध्यान दिया गया कि मनुष्य नैतिक होगा ये गारंटी नहीं है, मनुष्य नैतिक होगा ये गारंटी नहीं है। हमें उसे नैतिक बनाना पड़ेगा, हमें उसके बाह्य आचरण को कंट्रोल करना पड़ेगा। और बाह्य आचरण किस तरीके से कंट्रोल होगा कि हम जो रूल्स बनाएंगे उनको उसे फॉलो करने होंगे। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा। यानी हम विधि में किस तरीके की बात करते हैं, आदेश, ऑर्डर। अगर आप पालन करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आपको दंड मिलने वाला है। तो ये जो है वो एटाइमोलॉजी ऑफ लॉ है। यानी सबसे पहले परंपराएं थी, ठीक है, उन परंपराओं में से एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आया है नीति शास्त्र का, कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा आचरण क्या है और बुरा आचरण क्या है। लेकिन इसमें क्या था, अनुरोध था, लोगों के ऊपर डिपेंड था कि तुम नैतिक रहोगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम अनैतिक रहोगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। फिर बाद में कॉन्सेप्ट आया अपना विधि का। इस विधि में बोल दिया गया कि अनुरोध से काम नहीं चलेगा, अब हमको आदेश देना पड़ेगा, और इस कानून के तहत आदेश देना पड़ेगा। अगर आप चोरी कर रहे हो तो हम आपको दंड प्रावधान भी कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये आपको पता होना चाहिए। एटाइमोलॉजी, लैग सबसे निकल के आया, एक जैसा बांध देना, एक सार बांध देना। परंपराएं, नीति शास्त्र एंड विधि। शुरुआत परंपराएं, फिर नीति शास्त्र, एथिक्स वाला। नीति शास्त्र में अनुरोध होता है और विधि में क्या होता है, आदेश होता है, ऑर्डर होता है। यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स, दैट इज इट। ओके, उसके बाद में हम डेफिनेशन अगर बोलें इन सबको घुमा फिराने के बाद में, वैसे तो 3 बार पहले बोल दी, एक बार और बोल लेते हैं, क्या दिक्कत है। वास्तव में विधि शब्द का उपयोग ऐसे नियम अथवा नियमों के समूह के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने अथवा ना करने का आदेश देते हैं, जिसकी अवहेलना करने पे व्यक्ति को दंड का प्रावधान है। ये सब चीज़ मैंने पहले बताई हुई है आपको। की पॉइंट आप याद रखना है इस पूरे लेक्चर में। तो इस विधि से रिलेटेड तो बस याद रख लेना, राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का समूह जो आदेशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, उल्लंघन करने पे दंड का प्रावधान है, और इससे मनुष्य या नागरिकों के बाह्य आचरण पे नियंत्रण किया जाता है। ये 5 की पॉइंट याद रख लेना। विधि वाला कुछ भी आए, साइमंड पूछे, गिरजे से गिरे पूछे, ठीक है, अगर उनका रटा हुआ है तो ठीक है, लेकिन ये 5 पॉइंट्स में से डाल देना, वही सब मिली जुली बात है। ओके, दैट्स इट। विधि के दोष अगर कोई आपसे पूछ ले, जस्ट ये है कि विधि जो होती है अलग अलग देश में नॉर्मली वो कहीं ना कहीं उसकी परंपराओं से जुड़ी हुई है, और परंपराएं रूढ़िवादिता पे आधारित हैं, यानी पुरानी सोच पे आधारित हैं। ठीक है, तो इसमें दोष ये है कि रूढ़िवादिता रिलेटेड है। दूसरा, विधि में कुछ लोचशीलता नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो कठिन होता है, उसमें बदलाव इतना आसान नहीं होता है, तो लोचशीलता का अभाव होता है। इसमें तीसरा ये है कि औपचारिकताओं की अधिकता है, आपको प्रोसेस बहुत फॉलो करनी होती है विधि के उल्लंघन के बाद में, या विधि को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी प्रोसेस पूरी करनी होती है। आप अगर कोई फॉर्म भी भरने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, तो आपको बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती हैं। आप कोई उद्योग खोलना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रोसेस करनी होती हैं। ओके, तो ये औपचारिकताएं अधिक हैं विधि के अंतर्गत, डायरेक्ट प्रोसेस कम है, औपचारिकताएं अधिक हैं। अगली बात, जटिल भाषा का प्रयोग होता है, ये बात आप समझ सकते हो। नॉर्मली जब भी कोई केस वगैरह होता है तो आपको ये पता ही होगा, जटिल बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप छोटे से छोटे काम के लिए, वकील के लिए 50-50 हज़ार रुपये दे देते हैं, और वकील क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। 50,000 खर्च कर दो, लाख रुपए खर्च कर दो, एक बेल कराने के लिए आप 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च कर देते हो, वकील अपने पैसे भी ले लेता है, एंड हो सकता है उसके बाद बेल भी नहीं हो। तो उसकी जो भाषा है लॉ की,
वो अपने आप में बहुत कठिन है, तो सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती है। तो ये दोष हैं इसके, एक तो इसमें रूढ़िवादिता है, लोचशीलता का अभाव है, मोस्टली औपचारिकताएं बहुत अधिक है इसमें, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये लैंग्वेज बहुत कठिन यूज की जाती है लॉ के जो बने हुए कानून हैं उनमें। ओके, अब बात नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कि विधि के प्रकार बताइए। नॉर्मली विधि जस्ट रूल, सेट ऑफ लॉ, सेट ऑफ रूल्स है, लेकिन अलग अलग तरीके की विधि हो सकती है, यहाँ पे लिखी हुई है 2 नंबर में इनमें पूछा जा सकता है। जैसे धार्मिक विधि बताइए। धार्मिक विधि अगर किसी पुराने समय में किसी धर्म के अनुसार लिखी हुई कुछ कानून या किताबें हैं, उनमें कुछ बातें लिखी हुई हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो धार्मिक विधि है। हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, इस तरीके से हो सकती है। यानी जो धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, परंपरागत आधार पर बनाई गई हैं, तो वो धार्मिक विधि है। प्राकृतिक विधि प्रकृति के सिद्धांतों पे क्या सही है और क्या अनुचित है इसका निर्धारण करना, ये जो होता है प्राकृतिक विधि होती है। लाइक बेनियम जो प्रकृति के सिद्धांतों पे उचित और अनुचित आचरण की व्याख्या करते हैं। लाइक नैतिकता इसी तरीके से डिसाइड की जाती है। नैतिकता में कहा जाता है कि क्या आचरण सही है, क्या आचरण गलत है। सही और बुरा दो चीज़ें एक साथ में डिसाइड कर दी जाती हैं उसमें, कि सही करना है आपको, बुरा नहीं करना है, वो प्रकृति के नियमों के आधार पर, तो प्राकृतिक विधि है। धर्मों के आधार पर तो धार्मिक विधि। संवैधानिक, तो संविधान जो है वो सबसे बड़ी विधि होती है। तो संविधान में जो नियम दिए गए हैं, नियमों का समूह दिया गया है, संवैधानिक सत्ताओं द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, वो सब क्या होते हैं, संवैधानिक विधि होते हैं। नागरिक विधि, तो ये नॉर्मली नागरिकों के लिए बनाई गई विधि होती है, जो देश में नॉर्मली सब देशों में प्रचलित होती है। नागरिक विधि इन सेंस हमारा संविधान भी अपने आप में नागरिक विधि है, उसके अलावा जितने भी कानून हैं वो सब अपने आप में नागरिक विधि है। यानी देश की व्यवस्था के अनुसार देश में प्रचलित नियमों का समूह नागरिक विधि होता है। नॉर्मली जस्ट नॉर्मल नागरिकों के लिए जो लागू हो रहा है वो नागरिक विधि, बस बात खत्म। तो ये भारतीय नागरिकों पर लागू है तो नागरिक विधि हो गया। अभिसाम्य विधि, अभिसाम्य विधि जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल लॉ, यानी ऐसे नियमों का समूह जो व्यक्तियों के द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे को आचरण को नियंत्रण करने के लिए बनाया जाता है। ये नॉर्मली याद रखना, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये नॉर्मली कहीं छोटे लेवल पे बनाए जाते हैं, ये बड़े लेवल के नहीं होते हैं। मतलब कोई क्लब हाउस है तो वहाँ पे कुछ नियम बना दिया ताकि आप ऑटोमेटिक उनको फॉलो करके, उनमें कोई खास स्पेशल दंड का प्रावधान स्पेशल होता नहीं है, लेकिन बस नियम बना लिए जाते हैं कि इस सोसाइटी में ये नियम है, इस तरीके से आपको सफाई रखनी है, इस तरीके से। तो वो नियम होते हैं, कन्वेंशनल लॉ होते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं, छोटे इलाके के लिए होते हैं। ऐसे नियमों का समूह जो व्यक्तियों के द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के आचरण को नियंत्रित बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। क्लब या सोसाइटी के नियम जो होते हैं वो उनके आचरण को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, अभिसाम्य यानी कन्वेंशन लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 2 या 2 से अधिक देश जो हैं वो आपस में मिलके कोई कानून बना लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नियम बनाए हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस ने अपने नियम बनाए हुए हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे लागू होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि, इसमें कुछ समझने का कोई स्पेशल है ही नहीं, इसमें समझने वाला बस यही था अभिसाम्य। बाकी नागरिक, संवैधानिक, धार्मिक, ये सब पता है आपको, ठीक है। प्राकृतिक विधि, धार्मिक में बोल दोगे धर्म से आया हुआ है, संविधान में संविधान से आया हुआ है, नागरिकों पर लागू है तो नागरिक विधि। अभिसाम्य थोड़ा सा समझना था, ऐसे नियमों का समूह जो व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। क्लब हाउस के नियम या सोसाइटी के नियम, दैट्स इट, इस तरीके से होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि बता ही दिया। आदेशात्मक विधि, आदेशात्मक ही होती है नॉर्मली, राज्यों द्वारा अधिरोपित नियमों का समूह जो राज्यों द्वारा आदेशात्मक रूप से। अब विधि ऑटोमेटिक ही आदेशात्मक होती है, ओके। नॉर्मली विधि ऑटोमेटिक ही आदेशात्मक होती है, लेकिन इसमें जैसे अभिसाम्य वाला, इसमें आदेशात्मक नहीं भी हो सकती है, ये स्वेच्छा से होता है आपके आचरण को कंट्रोल करने के लिए। देन दीवानी और आपराधिक विधि होती है। दीवानी दीवानी कानून होते हैं, यानी ये पैसे से रिलेटेड जो विवाद होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी होती है। तो पैसे से रिलेटेड, कहीं आपके घर में चोरी वगैरह हुई है, पैसों से रिलेटेड, या आपके साथ में कोई धोखाधड़ी हुई है पैसों से रिलेटेड, तो वो दीवानी राइट्स, दीवानी होते हैं मामले। और आपराधिक, जिसमें कहीं क्राइम हुआ है, मारपीट हुआ है, या किसी के साथ में लूटपाट की करके मारपीट की गई है, तो जहाँ पे अपराध टाइप का लग रहा है तो वो जो है वो अपराध संबंधित जो होते हैं आपराधिक विधि होते हैं। बाकी ये आईपीसी और सीआरपीसी इस तरीके से देखा जाता है, ओके। एंड देन तकनीकी विधि,
किसी व्यावहारिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए नियम, कुछ छोटे से समय के लिए बनाए गए नियम कि ठीक है हम और आप किसी या मान लीजिए कोई व्यापारी कहीं बाहर व्यापार करने गया है किसी व्यक्ति के साथ में, तो उसी समय पे नियम बना लिए गए कि चलो हम व्यापार करेंगे तो हमारे साथ में ये कुछ फिक्स रूल्स हैं 5-6 पॉइंट। इस आधार पे जियो और फेसबुक ने आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके व्यापार करना शुरू किया है, तो फिर वो जियो और फेसबुक ने अपने लिए कुछ रूल्स बना लिए हैं वो टेक्निकल, कि हम किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए किसी व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नियम बना लेते हैं, तो वो तकनीकी विधि होती है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इनमें पूछे जाएगा तो अभिशाम में पूछा जाएगा, तकनीकी विधि पूछी जाएगी, दैट्स इट। ये 2 ही हैं बस, इनके अलावा तो सब आपको आते ही हैं, इनमें तो कुछ भी आप लिख देना, सब आप सही आंसर लिखोगे। अब विधि की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द लॉ, मतलब कि लोगों ने इस विधि के बारे में क्या बोला कि विधि क्या चीज़ है, मतलब ये क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त है या ऐतिहासिक विचारधारा है या ये विश्लेषणों पे निकल के आई है। इस तरीके से लोगों ने अपनी इस पे विचारधारा दी कि विधि क्या चीज़ है। नॉर्मली इसमें 3-4 विचारधाराएं देखनी होती हैं। एक होती है दार्शनिक, एक होती है ऐतिहासिक विचारधारा, एक होती है विश्लेषणात्मक, एक होती है समाजशास्त्रीय, एक होती है भारतीय विचारधारा और एक होती है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को तो आप जानते ही हैं, जहाँ भी कार्ल मार्क्स आएगा तो वहाँ वही बात निकल के आएगी कि मजदूरों संघर्ष करो, वर्ग संघर्ष होता आया है, समतावाद आपको लेकर के आना है, तो समतावाद के जो नियम है वही विधि है। कार्ल मार्क्स तो यही कहेगा कि समतावाद लाने की जहाँ बात हो रही है वही विधि है, उसके अलावा कोई विधि नहीं है, तो कार्ल मार्क्स अपने हिसाब से बोलेगा। बाकी जो आदमी ने जैसा देखी है दुनिया को उस हिसाब से बोलेगा। ये दार्शनिक थे प्लेटो और अरस्तु, जिन्होंने बोला कि ये विधि जो है ना ये भगवान ने बना के दी हुई है, हम कुछ नहीं है, हमारे लिए तो बस जो हम ऋषि मुनि या जो चिंतक हैं दार्शनिक हैं वो जब सोचते हैं तो भगवान उस विधि को हमारे माइंड में उतार देता है और ये आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर देते हैं हम लिख के। ओके, विधि न्याय व अन्याय का आधार भी होती है। अगर विधि में ही न्याय का कॉन्सेप्ट है और विधि में ही ऑटोमेटिक अन्याय का कॉन्सेप्ट है, तो ये दार्शनिक विचारधारा है। ये दार्शनिक लोग ही बोलेंगे, प्लेटो और अरस्तु दार्शनिक लोग थे। ऐतिहासिक विचारधारा, तो ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक थे सेवनी, पोलक और हेनरी मैन। तो उन्होंने कहा विधि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्रियाशील शक्तियों का परिणाम होती है, मतलब चलती रहती है कंटिन्यूसली और बहुत सारी चीज़ें इसमें इवॉल्व होती रहती हैं। और फिर उन्होंने इस चीज़ में ये बोली कि विधि समाज में जो पावरफुल लोग होते हैं उनका हाथ में होती है, यानी मोस्टली जो डोमिनेटिंग लोग होते थे राजा वगैरह उनके हाथ में होती थी। तो विधि समाज में क्रियाशील शक्तियों, मोस्टली उस समय क्रियाशील शक्ति कौन होती थी? राजा। तो ऐतिहासिक विचारधारा में ये कहा गया कि राजा का ही शासन विधि है, ठीक है, और ये सदैव जो है वो आदेश के रूप में होती है। ऐतिहासिक विचारधारा में क्या बात मैंने निकल के आई कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, मेरा वचन ही मेरी विधि है। तो राजा जो होते थे उनके समर्थन के रूप में उन्होंने सेवनी, पोलक और हेनरी मैन ने बोला है कि विधि समाज में क्रियाशील शक्ति जो कि राजा या पावरफुल जो होते थे प्रीस्ट, उनका ही जो शब्द निकल के आ रहा है वही विधि होती है और ये आदेश के रूप में लेनी होगी आपको, ठीक है। ये इन्होंने बोला सेवनी, पोलक और हेनरी मैन, इसके समर्थक थे, दैट्स इट, ओके। फिर उसमें बाद निकल के आती है विश्लेषणात्मक विचारधारा, जिसे ऑस्टिन, सामंड, बेंथम और कैल्सन ने दिया था। राज्य की शक्ति द्वारा विधि का पालन बाध्यकारी होता है, ये इन्होंने बोला विश्लेषणात्मक विधि में। और विधि का पालन व्यक्ति के सुखों में वृद्धि कर भी सकता है और नहीं भी। इन्होंने बोला विश्लेषणात्मक में कि देखो ये जो विधि बनाई गई है, वैसे समझने का इसमें कुछ भी नहीं है, 4 लोगों ने ऐसा बोला इस चीज़ में। ये जो विधि बनाई गई है ये विधि का पालन कराने की जिम्मेदारी है राजा की या उस राज्य की या उस राज्य में जो सिस्टम बना हुआ है उसकी। और इस विधि के पालन करने से जरूरी नहीं है कि जो है वो व्यक्ति के सुखों में वृद्धि हो जाएगी, हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब कि भाई आप, वही बात मैं बार बार मैं रेड लाइट को लेके आता हूँ कि आप रेड लाइट पे खड़े हो, आप रेड लाइट पे 2 मिनट इंतजार कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन आपको पालन करना होगा। तो आपके सुखों में वृद्धि नहीं हो रही लेकिन आपको ओवरऑल पालन करना ही होगा बाह्य आचरण नियंत्रित रखने के लिए, बाकी सब लोगों को सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए। तो आपको नियम का पालन करना होगा। आपको हेलमेट लगाना है, भले ही आपका मन हो या नहीं हो, लेकिन नियम में लिखा हुआ है सीट बेल्ट लगाना है तो लगाना ही है। तो जरूरी नहीं है विधि का पालन करने से व्यक्ति के सुखों में वृद्धि हो सकता है नहीं भी हो, दैट्स इट। तो ये विश्लेषणात्मक विचारधारा कहती है, ठीक है। विश्लेषणात्मक विचारधारा जस्ट राज्य को नियमों को पालन करवाना होगा बाध्यकारी रूप से, और अगर वो पालन कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके सुखों में वृद्धि हो रही हो, ओके, हो भी सकती है और नहीं भी, बट पालन करने होंगे। समाजशास्त्री विचारधारा, लोग नैतिकता के आधार पर विधि की पालन स्वेच्छा से करेंगे, इसके समर्थक हैं जेसी ग्रे और होम्स।
मतलब समाजशास्त्रीय क्लासिकल लोग जो सोचते हैं कि नैतिकता जो है लोगों में कूट कूट के भरी हुई है, लोग अपने आप विधि का पालन कर लेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ विश्लेषणार्थियों ने बोला है कि राज्य को ज़बरदस्ती डंडा से पालन करवाना होगा, समाजशास्त्री वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, दंड के प्रावधान की कोई ज़रूरत नहीं है, विधि ऑटोमेटिक पालन कर लेंगे लोग, क्योंकि लोग नैतिक हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है, वास्तविकता ऐसी है नहीं। ओके, लोग नैतिक नहीं होते हैं उस तरीके से, लोगों को नियमों का पालन करवाया जाना चाहिए। भारतीय विचारधारा में मनुस्मृति में विधि के बारे में जो है बात की गई है। विधि को धर्म की संज्ञा दी गई है, धर्म का पालन करना ही विधि होती है। आप विद्यार्थी हो तो आप विद्यार्थी धर्म का पालन कीजिए, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो कर्तव्य है या धर्म है उसको आप पूरा पालन कीजिए। ठीक है, राजनीति कर रहे हो तो राजनीति धर्म का पालन कीजिए। तो भारतीय विचारधारा में धर्म को ही जो है वो विधि की संज्ञा दी गई है कि धर्म में जो लिखा है वही विधि एक तरीके से। ओके, और इस भारतीय विचारधारा की, धर्म की और विधि की मुख्य जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जन कल्याण होना चाहिए, मानव सेवा इसमें होनी चाहिए, ये भारतीय विचारधारा का कॉन्सेप्ट है। कार्ल मार्क्स मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वही असमानता वाली बात करता है और हर जगह समानता लाने की कोशिश करता है। कम्युनिस्ट वाली विचारधारा, साम्यवाद वाली विचारधारा, वही बात वो बोलेगा। सवाल है, विधि एवं नीतिशास्त्र एक होती हुई एक समान नहीं है। तो पहली बात तो विधि पहले आया, नीतिशास्त्र पहले आया। नीतिशास्त्र कैसा है? अनुरोधात्मक है। एथिक्स कैसा है? आपसे बोलेगा भाई साहब अच्छा अच्छा काम करो, बुरा बुरा मत करो, बोल दिया। लेकिन विधि कहेगा कि आप पालन करो, नहीं करोगे तो आपके खिलाफ दंड की प्रोसेस होगी। ये जो है वो विधि एवं नीतिशास्त्र जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए भी हैं और अलग भी हैं। अलग इन द सेंस दंड का प्रावधान इसमें। विधि सामाजिक परिवर्तन का आधार है, सीधी सी बात है। विधि कानून बने तभी तो समाज में परिवर्तन आएगा, लोगों के बाह्य आचरण में परिवर्तन आएगा। तो सामाजिक परिवर्तन का आधार है, आसानी से समझा सकते हैं। अब विधि का बेसिक समझ लिया हमने, विधि की अवधारणा समझ ली, ठीक है, विधि की परिभाषाएं देख ली, विधि के दार्शनिक विचार देख लिए कि कौन क्या बोल रहा है, विश्लेषणात्मक में क्या बोल रहा है, ओके, धर्म के आधार पर क्या बोला जा रहा है। तो ये तो हमने यहाँ देख लिए, विधि के प्रकार हमने पूरे देख लिए। अब हम बात करते हैं, दो टॉपिक हैं, कब्जा और स्वामित्व। ओके, एक एक करके देखते हैं। वैसे मैं आपको इसी इजी वे में समझा देता हूँ। नॉर्मली एक है कब्जा और एक है स्वामित्व। जस्ट 1 मिनट में आपका ये फिनिश हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। कब्जा को हम बोलते हैं पोजेशन, ठीक है, और एक हम बोलते हैं स्वामित्व को ओनरशिप। ओके, मैं इसको आपको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक टैबलेट है। ओके, ये टैबलेट है मान लीजिए सैमसंग कंपनी का। ओके, अब ये इस समय ये सैमसंग कंपनी का जो टैबलेट है ये मेरे हाथ में है प्रेजेंट में, इस पर भौतिक नियंत्रण मेरा है। किसी भी चीज़ पे भौतिक नियंत्रण है तो ये किसके कब्जे में है? मेरे कब्जे में है। बट ये मेरा नहीं है, ये किसी अन्य व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति का नाम है XYZ और उसने खरीदा था और मैंने उससे इसे ले लिया है। मैंने बोला मुझे काम आएगा या मैंने दूसरे तरीके से ले लिया मान लीजिए। ओके, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, बाकी मेरा ही है। ओके, तो किसी अन्य व्यक्ति की इसकी बिलिंग जो है वो मोहन के नाम से, मान लीजिए कि इसका बिल जो है वो मोहन के नाम से, ठीक है, मोहन के नाम से। तो इसकी बिलिंग और वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, विधि के अनुसार इसका मालिक कौन है? वो मोहन है। लेकिन प्रेजेंट में ये भौतिक कंट्रोल में किसके में है? मेरे में है। तो ये प्रेजेंट में भौतिक कंट्रोल में मेरे में है, तो इसे हम बोलेंगे कि इस पे कब्जा मेरा है, लेकिन इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी मोहन है, क्योंकि उसके के नाम से है। यानी वैधानिक रूप से जो वैधानिक रूप से व्यवस्था है वो किसके पास में है? वो मोहन के पास में। और इस समय भौतिक नियंत्रण में किसके पास में? वो मेरे पास में। तो जब भी मैं कब्जा की बात बोलूं तो किसी भी वस्तु या संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण होना कब्जा कहलाता है। ठीक है, भौतिक नियंत्रण होना कब्जा कहलाता है, पजेशन कहलाता है। और स्वामित्व या ओनरशिप किसी भी वस्तु या संपत्ति पे वैधानिक नियंत्रण होना, कानूनी नियंत्रण होना या वास्तविक नियंत्रण, इसे वास्तविक नियंत्रण भी बोलते हैं, वास्तविक नियंत्रण होना, वो क्या कहलाता है? स्वामित्व कहलाता है। जब भी आप कोई नया घर लेते हैं या कोई बड़ा फ्लैट लेते हैं, मान लीजिए कि आप फ्लैट लेने वाले हैं सिटी के अंदर और उसमें आपसे बोला जाता है कि आप ले लीजिए, अभी यहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं, 3 साल बाद में आपको पजेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, कागज पूर्ति अभी कर देंगे वो,
यानी आपको मालिक, ओनरशिप, स्वामित्व अभी दे देंगे, लेकिन 3 साल बाद वो क्या देने वाले हैं, भौतिक नियंत्रण। वो घर आपके कंट्रोल में हो जाएगा। ओके, नॉर्मली ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ के स्वामी हो या कोई भी चीज़ का स्वामित्व आपके पास में है, तो मोस्टली चांस ये रहते हैं कि वो चीज़ आपके कब्जे में ही हो, और मोस्टली चांस ये भी रहते हैं। तो मोस्ट केसेज में यही होता है। मान लीजिए कि इस पेंसिल का स्वामी मैं हूँ, ये पेंसिल जब मैंने खरीदी है तो उस समय मेरे नाम से खरीदी है, तो इसका मतलब स्वामी मैं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये रहेंगे कि इस पे कब्जा भी मेरा ही है, लेकिन कल को इसे कोई चोरी करके ले गया तो मेरा भौतिक नियंत्रण नहीं रहेगा इस पे। कोई चोर लेके चला गया है, उसके पास में ये पहुंच गई, तो कल को कब्जा किसके पास में हो जाएगा इस पेंसिल पे, कल को कब्जा उस चोर के पास में हो जाएगा, क्योंकि वो उसके हाथों में, लेकिन स्वामी तो मैं ही रहूँगा। ओके, तो बस यही है। कब्जा जो है वो एक छोटी अवधारणा है, ठीक है। स्वामित्व एक बड़ी अवधारणा है। स्वामित्व के अंतर्गत ऑटोमेटिक कब्जा शामिल होने की चांस रहते हैं। जिसके पास में स्वामित्व है उसके पास में कब्जा होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब स्वामित्व और कब्जा अलग अलग हो जाए दोनों। मैंने बताया यहाँ पेंसिल को चोर के ले गया कोई आदमी, तो कब्जे में तो उसके में स्वामी में रह गया, ठीक है। अब मैं स्वामी रह जाऊंगा, उससे क्या हो जाएगा, वो पेंसिल तो भौतिक नियंत्रण हो उसके पास में। जहाँ भौतिक नियंत्रण की बात आएगी वो कब्जा, और जहाँ वास्तविक नियंत्रण की या वैधानिक नियंत्रण की बात आएगी वो क्या हो जाएगा, स्वामित्व हो जाएगा। बस यही चीज़ें बार बार यहाँ पे लिखी हुई हैं। कब्जा, पजेशन, आधिपत्य, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। व्यक्ति का वस्तु या संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण ही कब्जा कहलाता है, फिजिकल कंट्रोल किसी भी वस्तु पर। इसे हम दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक खेत के एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि एक किसान है मोहन, ठीक है, और एक किसान है राम, ठीक है। इस मोहन किसान के पास में एक खेत है 1 बीघा का खेत है। ओके, 1 बीघा इसके पास में खेत है। अब ये मोहन जो है उस 1 बीघा खेत में खेती भी करता है, ठीक है, खेती भी करता है, और कागज जो है इसके यानी रजिस्ट्री जो है वो मोहन के नाम से है, और खेती कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो इस पे स्वामी कौन हो गया, स्वामित्व किसके पास में हो गया, मोहन के पास में, और खेती भी वही कर रहा है तो कब्जा भी उसका वही हो गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, मान लीजिए कि XYZ दूसरा नाम मैं यूज कर देता हूँ, सुरेश नाम यूज कर देता हूँ। सुरेश किसी गांव में एक नॉर्मल साधारण सा ही आदमी है, उसके पास में जो है वो पावर नहीं है, जो लड़ने की पावर नहीं है, तो उसके पास में 1 बीघा खेत है ये। ओके, अब क्या हुआ कि गांव का कोई एक लठैत टाइप का आदमी जिसके पास में 10-5 लोग एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं घर में, वो आते हैं और इससे बोलते हैं कि भाई यहाँ से भगो इस खेत से, इस खेत को हम जोतना चाहते हैं। सुरेश बोलेगा भाई साहब इस पे कागज पत्र मेरे, बोले नहीं, या तो तुम इस खेत से हट जाओ नहीं तो हम तुम्हें पीटेंगे। तो अब इस खेत को ये लोग जोत रहे हैं, मान लीजिए XYZ कुछ भी, ये लोग इस खेत को जोत रहे हैं, तो इस खेत पे कब्जा किनका है, इनका है, लेकिन कागज पत्र किसके हैं, अभी सुरेश के। तो बस इतना सा ही है, भौतिक नियंत्रण किसी दूसरे के रूप में हो सकता है। तो खेत पे कब्जे के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। जब आप STM तहसीलदार बन जाओगे तो खेत के कब्जे के ऊपर 50 मतलब डेली आपके पास में अब बहुत सारे केस आएंगे, और उनमें ज़्यादातर केस किस पे रहेंगे, एक तो कब्जे पे हो रहेगा या स्वामित्व रहेगा। अब ये जो कब्जा और स्वामित्व वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका वहीं ज़्यादा काम आएगा। उसी समय पे बोलेंगे यार इस प्लॉट पे कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति ने कर रखा है, लेकिन इसका जो ओनर है वो कोई और है। इस बात पे ज़्यादातर चीज़ें रहती हैं उस चीज़ में। ओके, बाकी यहाँ देख लीजिए आपको परिभाषा, व्यक्ति का वस्तु एवं संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल जो कहलाता है वो कब्जा कहलाता है। कब्जे के लक्षण, कब्जे के लिए व्यक्ति एवं वस्तु का होना आवश्यक है, ठीक है। व्यक्ति भी होना चाहिए और वस्तु भी होना चाहिए, पर्सन और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी तो कब्जा होगा। भाई मेरा होना जरूरी है और इस पेंसिल का होना जरूरी है, तभी तो कब्जे की बात आएगी। अगर ये वस्तु ही नहीं है और तो फिर कब्जा किस पे किया जाएगा, भौतिक नियंत्रण होता है कब्जे में तो। और अगर व्यक्ति नहीं है तो फिर वस्तु को कब्जा कौन करेगा। ओके, दोनों होना आवश्यक है। व्यक्ति और वस्तु के मध्य निरंतर संबंध भी होना जरूरी है, इन द सेंस कि ये पेंसिल मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए। आज यूज कर रहा हूँ, कल यूज करूँ, 10 दिन बाद यूज करूँ, 15 दिन बाद, अगर मैं इसे 20 दिन बाद में यूज नहीं कर रहा हूँ और इसे कोई और लेके चला गया है, मेरा और इस पेंसिल के रूप में कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यूस संबंध नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर ये मेरे कब्जे में नहीं है इन द सेंस, ठीक है।
ये मतलब मेरे पास में होनी चाहिए, बस इंटरेक्शन इन द सेंस मेरे पास में होनी चाहिए तभी कब्जा है। भौतिक नियंत्रण होना चाहिए, फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, दैट्स इट। पर्सन एंड ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है, और फिजिकल कंट्रोल में होना चाहिए, भौतिक नियंत्रण में होना चाहिए। ये कब्जे के लक्षण हैं। अब जब भी कब्जे से रिलेटेड कोई भी बात आए, ये 3 पॉइंट आप रट लेना कैसे भी करके। क्या 3 बात? व्यक्ति और वस्तु का होना जरूरी, व्यक्ति और वस्तु के बीच में इंटरेक्शन यानी निरंतर संबंध का होना जरूरी, एंड व्यक्ति द्वारा वस्तु पर फिजिकल कंट्रोल होना जरूरी, भौतिक नियंत्रण होना जरूरी। ये कब्जे वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अब 4-5 लोगों ने क्या क्या परिभाषा दी है, बस ये रटनी होगी, बाकी कोई खास बात नहीं है, जो मैंने बोल दिया वही है। यहाँ पे साइमन डंगल के द्वारा क्या बात कही गई, व्यक्ति एवं वस्तु के मध्य निरंतर संबंध रहता है, वो कब्जा कहलाता है। ये पूछा गया था हरेसमेंट में, तो ये रटा हुआ होना चाहिए। साइमन ने कहा है कि व्यक्ति और वस्तु के बीच में जो निरंतर संबंध है वो कब्जा कहलाता है। अब निरंतर संबंध तभी होगा जब वो फिजिकल कंट्रोल में है वस्तु, ओके। उसके बाद में सेबनी एक और जो है वो लॉ वेत्ता है, विधिवेत्ता है, तो उन्होंने बोला है कब्जाधारी अपने भौतिक बल के आधार पर अन्य व्यक्तियों को कब्जाधीन वस्तु के उपयोग से वंचित रखता है। उन्होंने कब्जा की परिभाषा, बात तो वही है कि भौतिक कंट्रोल में होना चाहिए, फिर उन्होंने इसमें अपनी बात ये जोड़ी कि मान लीजिए कि ए पर्सन या मेरे पास में इस पेंसिल पे ही कब्जा है, या वो खेत वाला एग्जांपल ज़्यादा तरीके से मैं समझ सकता हूँ। ये खेत सुरेश का खेत था ये, ठीक है, और इस पे संजय नाम के एक व्यक्ति ने, क्योंकि संजय थोड़ा सा जो है वो दबंग आदमी है, तो ओरिजिनली सुरेश के स्वामित्व वाला खेत था ये, लेकिन संजय ने इसके खेत पे ज़बरदस्ती इसकी पिटाई करके सुरेश की इस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इस पे कब्जा कर लिया इन द सेंस, अब इस पे कब्जा कर लिया तो दूसरे व्यक्ति को इस संजय ने इसके अधिकारों से वंचित कर दिया, खेत के अधिकारों से वंचित कर दिया, खेत को उपयोग करने के अधिकारों से वंचित कर दिया। बस ये बात किसने बोली है? ये सेबनी ने बोली। कब्जाधारी कौन हुआ है? संजय, क्योंकि इसने कब्जा जबरदस्ती किया उस पर, ओके। इवन इफ स्वामी है तो भी वही बात होगी। अगर सुरेश भी अगर उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, सुरेश का ही स्वामित्व है, तो सुरेश ही खेत का यूज कर रहा है, बाकी कोई यूज नहीं कर सकता, तो बाकी लोगों को वंचित कर रहा है ये सुरेश, ओके, दैट्स इट। कब्जाधारी अपने भौतिक बल के आधार पे अन्य व्यक्तियों को कब्जाधीन वस्तु के उपयोग से वंचित कर सकता है, दैट्स इट। ये आसान सा है। ये पेन मेरे पास में है, इस पे मैंने कब्जा कर रखा है, तो इसका उपयोग मैं ही कर रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। अगर कल को मेरे साथ में रहने वाला इस पेंसिल को लेके चला जाता है और उसके नियंत्रण में, तो वो उस समय उसका कब्जा हो गया थोड़ी देर के लिए, भले ही वो 1 घंटे के लिए रहे, लेकिन कब्जा उसके भौतिक नियंत्रण में, तो उसका कब्जा होगा उस समय पे, ओके, दैट्स इट। पोलक के अनुसार व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण ही कब्जा कहलाता है। वही बातें हैं चारों, मालूम है, कोई भी अंतर नहीं है। एक ने बोला निरंतर संबंध, किसने बोला? सामान्य ने बोला। उसके बाद में भौतिक बल के आधार पर कब्जाधीन जो है वो वस्तु के उपयोग से वंचित रखता है अन्य व्यक्तियों को, और तीसरा पोलक ने बोला भौतिक नियंत्रण होना। और ये चीज़ हमने यहाँ पहले देख ली, पर्सन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी, आपस में इंटरेक्शन होना जरूरी, और भौतिक नियंत्रण होना जरूरी, ये बात मैंने वहाँ बोली। अब कब्जे से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है वो आप देख लीजिए। सेबनी का कब्जा सिद्धांत, हियरिंग का कब्जा सिद्धांत, इन द सेंस कि इनके दृष्टिकोण क्या है कब्जे से रिलेटेड। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखा विधि का, और उसके अलावा हमने कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण देखा। तो कुछ सिद्धांत हैं, सेबनी का कब्जा सिद्धांत, हियरिंग का, सामंड का, एंड कांट का, एंड हॉलैंड का कब्जा सिद्धांत, ओके। ये तो परिभाषाएं थी उनकी। अब वो क्या सिद्धांत देते हैं कब्जे से रिलेटेड, तो वो है सेबनी वाले कब्जा सिद्धांत को थोड़ा सा गौर से देखिए। ये कह रहा है वस्तु पर व्यक्ति के कब्जे के लिए धारणा से एवं काय, इन 2 तत्वों का अनिवार्य विद्यमान होना आवश्यक है। तो मतलब 2 शब्द बोल लिए उसने, धारणा से एनिमस, एंड काय यानी कॉर्पस। धारणा से क्या? व्यक्ति का वस्तु को धारण करने की इच्छा होना जरूरी है, यानी व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस पे कब्जा करना है। फिर दूसरा, जाके उस पर भौतिक नियंत्रण ले लो, यानी काय, उस वस्तु को ही प्राप्त कर लो आप, दैट्स इट। तो सेबनी क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु पे कब्जा 2 प्रोसेस से होता है, 2 तत्वों के आधार पे होता है। पहले तो आप उस वस्तु को पाने की इच्छा रखो, ठीक है, और फिर जाके उस वस्तु को अपने पास में ले लो, भौतिक नियंत्रण। तो उन्होंने ये 2 बोले, काय व्यक्ति को धारणा से
एनिमस व्यक्ति का वस्तु को धारण करने की इच्छा, और काय व्यक्ति के वस्तु पर भौतिक या शारीरिक नियंत्रण का होना, ये काय होता है, और धारणा से इच्छा। तो सेवनी ने कहा कि भाई देखो, दो नाम दे दिए उन्होंने कि कब्जे में दो तत्व इंपॉर्टेंट है, एक तो धारणा से यानी इच्छा होना उस वस्तु को पाने की, दूसरा जाके कंट्रोल कर लो, दैट्स इट। काय यानी निकाय जैसे होते हैं बॉडी, काय, तो उसको प्राप्त कर लो, दैट्स इट। ओके, धारणा से और काय, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। धारणा से क्या है, किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना, ये डिजायर है, एंड देन आप जाके एक्शन लेके उसे अपने भौतिक या शारीरिक नियंत्रण में कर लेते हो, तो वो काय यानी कॉर्पस कहलाता है। इयरिंग का कब्जा सिद्धांत, ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है। जब भी किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति स्वामी की भांति संबंध प्रतीत होता है, तो यह माना जाना चाहिए कि वह वस्तु उस व्यक्ति की कब्जाधारी है, अर्थात स्वामित्व के अधीन वस्तुओं पर ही व्यक्ति का अधिकार होता है। तो क्लासिकल चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं, क्लासिकल चीज़ें तो यही कहती हैं कि भाई जो स्वामित्व है वही कब्जा है, ठीक है, जिसके पास में स्वामी होगा वही कब्जा। अब ये तो नॉर्मल है ही, लेकिन वास्तविकता में ये भी अलग होता है कभी कभी कि स्वामी कोई और है, कब्जा किसी के और के अधीन भी है। मोस्टली केसेज यही होता है कि भाई जिसका स्वामी है उसी के कब्जे में होती है चीज़, लेकिन कुछ केसेज में ऐसा भी होता है स्वामी कोई और है, कब्जा कोई और है। तो क्लासिकल चीज़ें तो बहुत अच्छी और सुंदर होती हैं। जैसे विधि का उधर क्लासिकल बोला, तो अब उन्होंने बोला कि नैतिकता सब लोगों के अंदर भरी हुई है। यहाँ पे इयरिंग ने बोला कि नैतिकता है इन द सेंस जो स्वामित्व है वही कब्जा है, इन्होंने ये बोल दिया, ठीक है। उसके बाद में सामंड का कब्जा सिद्धांत। सामंड ने संपत्ति वस्तु के प्रकार के आधार पर कब्जे को परिभाषित किया, और उन्होंने बोला कि नॉर्मली मूर्त संपत्तियां होती हैं जैसे कि जिन पे भौतिक नियंत्रण किया जा सके, और कुछ अमूर्त संपत्तियां होती हैं, और उसके बाद में उन्होंने बोला धारणा से व्यक्ति व वस्तु के मध्य निरंतर संबंध ही कब्जा सिद्ध करता है। अब ये भी कोई स्पेशल बात नहीं है, वही चीज़ें इसमें सामंड ने बोली हैं। क्या क्या बोली उन्होंने, बस उन्होंने ये बोल दिया कि जो वस्तु है उसके 2 प्रकार हो सकते हैं। जो संपत्ति है, वस्तु है, या तो वो मूर्त हो सकती है, मूर्त इन द सेंस कि वो आपके दिखने लायक है। मान लीजिए कि ये पेन है, ये दिख रहा है, इसे आप छू सकते हो, जिस चीज़ को आप छू सकते हो मूर्ति के रूप में है, वो क्या हो गई, मूर्त। और जिसे आप छू नहीं सकते, मान लीजिए कि आपने कोई बहुत अच्छा डिस्कवरी किया माइंड के थ्रू, कोई पेटेंट आपने बनाया, तो उसका पेटेंट पे कब्जा या उसका स्वामित्व होना, वो क्या होता है, अमूर्त। तो कोई पेटेंट बनाया आपने, कहीं पे ख्याति प्राप्त करी, वो अमूर्त है, वो उसे छू नहीं सकते आप। लेकिन आप मोस्टली जिनको छू सकते हो तो वो मूर्त कब्जा होता है। तो नॉर्मली सामंड ने मूर्त और अमूर्त वाला कॉन्सेप्ट दिया था। बाकी बात वही है, धारणा से होना यानी इच्छा होना, एंड उसके बाद में व्यक्ति व वस्तु के मध्य निरंतर संबंध होना ही कब्जा सिद्ध करता है, दैट्स इट। इनमें कुछ खास बात चेंजेज नहीं लग रही होंगी, बस उन्होंने वो जो बात बोली है, बट आपको बार बार रिपीट करनी होंगी। वो कब्जा वही पॉइंट निकल के जो मैंने पहले बोल दिया कि कब्जा क्या है, वो शुरुआत में बोल दिया, व्यक्ति और वस्तु का होना, व्यक्ति और वस्तु के बीच में इंट्रैक्शन होना, एंड फिजिकल कंट्रोल होना, ओके, उसका भौतिक नियंत्रण में होना, ये होता है। कांट ने क्या बोला, कांट का कथन है प्रत्येक मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, अतः उसमें इच्छा का भाव अनिवार्यतः विद्यमान भी रहता है, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति किसी वस्तु को अपने नियंत्रण में लेते हुए यह जाहिर करता है कि वह उस वस्तु पर कब्जा चाहता है, अतः कब्जा इच्छा की अभिव्यक्ति है। तो कांट ने वो जो पॉइंट निकल के आया था धारणा से, उसी को कब्जा बोल दिया कि जो इच्छा कर रहा है, तो कब्जा जो है वो इच्छा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने बोल दिया कि कब्जा क्या है कि नॉर्मली किसी चीज़ पे आपने इच्छा व्यक्त करी और उस पर आपने एक्शन ले दिया अभिव्यक्ति की, ठीक है। तो वो क्या बोल दिया कांट ने, कोई भी अंतर नहीं है, चीज़ें वही हैं, बस उन्होंने घुमा फिरा के बात बोली। आपको रटनी होंगी चीज़ें, बस जो मैंने यहाँ लिखी हुई वो रटनी होनी चाहिए, ओके। हॉलैंड की कब्जा सिद्धांत जो है व्याख्या है वो शांति व्यवस्था पर आधारित है, जिसके अनुसार समाज में शांति हेतु यह आवश्यक है कि विधि स्वयं कब्जे को संरक्षण प्रदान करे। इस प्रकार कब्जा तभी वैध माना जाता है जबकि वह वैदिक प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पे हॉलैंड की कब्जा सिद्धांत का मतलब वही है, स्वामित्व इक्वल टू कब्जा, ठीक है, स्वामित्व इक्वल टू कब्जा। हॉलैंड यह कहना चाह रहा है कि जो विधि के अनुसार से जो प्राप्त किया गया है वही कब्जा माना जाना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई ज़बरदस्ती करके आप जो है वो किसी दूसरी जगह पे कब्जा किए बैठे हो तो उसे कब्जा नहीं माना चाहिए, ये हॉलैंड ने बोला। अब देखो इनमें मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई बड़ी बात बोल दी हो। सेबनी वाला आप याद रख लेना, रट लेना सेबनी वाला, बाकी कुछ भी याद नहीं रहे तो भी चल जाएगा। सेबनी के 2 नाम याद रख लेना,
ये धारणा से क्या बोला उसने, व्यक्ति का वस्तु को धारण करने की इच्छा होना, और काय यानी कॉर्पस क्या बोला, व्यक्ति के वस्तु पर भौतिक नियंत्रण प्राप्त करना। दैट्स इट, ये सेबनी के कॉन्सेप्ट में से निकल के आया था। बाकी ये धारणा से वाले ये सब पॉइंट आगे भी आए थे। इयरिंग भी नहीं रहे याद, बस इतना ध्यान रख लेना। समाजशास्त्रीय वाली बात है, स्वामित्व कब्जा वाला, ठीक है, ये याद नहीं रहे क्योंकि वही सेम बात बोल रहे हैं तो भी चलेगी, ओके, लेकिन सेबनी वाला आपको याद होना चाहिए, ओके। इयरिंग वाला भी तो ये समाजशास्त्री वाला कॉन्सेप्ट याद रख लेना, ओके। भारतीय विधि में कब्जे की स्थिति क्या है? भारतीय विधि में कब्जा आईपीसी की जो 1860 में अंग्रेज़ों के टाइम पे आया था, उसमें जो है वो प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक किसी अन्य संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर ले तो वह अतिक्रमण का दोषी माना जाता है तथा सजा का भागीदार भी होता है। तो अतिक्रमण वाले केस बहुत आएंगे आप पे, ओके, कि किसी व्यक्ति ने नाले पे कब्जा कर लिया जबकि वो मालिक नहीं है वहाँ का, लेकिन वो कब्जा करके बैठा हुआ 5 साल से, तो अतिक्रमण कर रखा है उसने। तो भारतीय आईपीसी में ये कहा गया है कि आपने विधि के नियमों के बगैर अगर आप वहाँ रह रहे हो, कब्जा किया हुआ है विधि के नियमों के बगैर, आप स्वामी नहीं हो, तो फिर आप जो है वो अतिक्रमण के दोषी हो और आपको सज़ा मिलेगी। ये आईपीसी में भारत में बोला गया। परिसीमा अधिनियम 1931, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन था कि लॉन्ग रन में अगर आप जो है वो कब्जा किए बैठे हुए हो तो सरकार नहीं हटा पाएगी, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। अगर हटाना है तो कुछ मुआवजा देगी। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी ना होते हुए भी उस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करे, यदि उसका कब्जा सतत और निर्बाध हो तो एक समय अवधि के पश्चात कब्जाधारी का कब्जा स्वामी के समकक्ष माना जाता है। नॉर्मली कहने की बात यह है कि ये गांव है, इस गांव में इस खेत पे कोई स्वामित्व दिखा नहीं रहा था, ठीक है, बहुत समय से, ठीक है, या कोई खेती इसमें कर नहीं रहा था। एक बाहर से कोई व्यक्ति आके बसा और यहाँ पे उसने अपना घर बना लिया। अब शुरुआत में किसी ने विरोध नहीं किया, शुरुआत क्या 1 साल निकल गई, 2 साल निकल गई, 3 साल निकल गई, 5 साल निकल गई, किसी ने विरोध नहीं किया, तो अब वो उसका कब्जा नहीं रहा, अब वो 5-10 साल बाद में, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स नहीं है इस चीज़ में, अलग अलग केसों में अलग निकल कर आता है, तो टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, तो फिर वो कब्जा इक्वल टू स्वामित्व हो गया। अब इसे कोई नहीं हटा सकता यहाँ से, ठीक है, अगर लॉन्ग रन हो गया है, निर्बाध है, ओके, एक समय की पश्चात वो कब्जाधारी का कब्जा स्वामी के समकक्ष माना जाता है यदि उसका कब्जा सतत, कंटिन्यूअस एंड निर्बाध है, बहुत लंबे समय से चला रहा है, ओके। और न्यायालयों के द्वारा भी यह बात बोली गई थी। एक केस था लल्लू यशवंत सिंह केस, उसमें न्यायालय द्वारा बोला गया था किराएदार को ज़बरदस्ती आप मकान से खाली नहीं कर सकते हो एकदम से, ठीक है, क्योंकि किराएदार के भी कुछ हक होते हैं। तो यही बात कहीं उस तरीके से निकल के आई थी। बाकी ये ठीक है, याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 2 पॉइंट याद रख लेना। भारतीय दंड संहिता में बोला गया कि कब्जा आपने किया है गलत है, इसका मतलब अतिक्रमण किया हुआ है तो गलत है, आपको सजा मिलेगी। और परिसीमा अधिनियम 1931 में कहा गया था कि आप लॉन्ग रन से कहीं पे रह रहे हो, कंटिन्यूस रह रहे हो, निर्बाध रूप से कब्जा करके रह रहे हो, तो कब्जाधारी को जो है वो पट्टा दे दिया जाएगा, स्वामी बना दिया जाएगा। दैट्स इट, ये बात थी, ओके। बाकी सरकार आजकल लंबे समय तक किसी को नहीं रहने देती, कुछ समय में ही ज़्यादातर लोगों को हटा देती है कहीं पे अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो, ओके। कब्जे के प्रकार, कब्जा मूर्त हो सकता है, मूर्त यानी दिख रहा है, ठीक है, जमीन वस्तु, और अमूर्त जो दिख नहीं रहा है वो आपको समझा दिया मैंने, ओके। कब्जा विधितः हो सकता है और तथ्यतः। विधितः इन द सेंस कि पूरा सिस्टम से विधि के नियम अनुसार किसी संपत्ति पे कब्जा करना, वो विधितः हो गया। और संपत्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना किसी समय, किस समय के लिए, तथ्यतः। ये डिफेक्टो कुछ समय के लिए, जैसे कि कपड़ा सिलाने आप दर्जी के पास गए तो दर्जी के पास में अब कपड़े का कब्जा है 3-4 दिन के लिए, जब तक कपड़ा सिलेगा वो, लेकिन वो तथ्यतः है, डिफेक्टो है, कुछ समय के लिए है। और आपने पूरा सिस्टम से विधि के अनुसार किसी चीज़ को खरीदा है, खेत की रजिस्ट्री कराई है, अपने नाम करा लिया, तो वो आपका जो है वो उस पर विधितः कब्जा होता है। तथ्यतः इन द सेंस कि, और दूसरा एग्जांपल देखिए कि एक खेत है, 1 बीघा खेत है, ठीक है, और आपके पास खेत नहीं है, आप चाहते हो कि आप जो है वो इस खेत पे जो है वो आप कुछ उगाना चाहते हो, तो इसके मालिक से आप पूछ लीजिए कि मैं उगाना चाहता हूँ, आपको कुछ लगान के रूप में या भेज के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, 1/4 हिस्सा, 1/5 हिस्सा, तो वो 1 साल के लिए आपको उस खेत को लीज पे दे देता है। तो वो क्या होता है, तथ्यतः कब्जा होता है, 1 साल तुम कैसे भी इस पर खेती करो, इस तरीके से होता है, ओके। तो नॉर्मली तथ्यतः कब्जा छोटा होता है, विधितः कब्जा बड़ा होता है। विधितः नियम के अनुसार होता है तो वो उसका स्थायी कब्जा है एक तरीके से, और तथ्यतः ये कुछ समय के लिए होता है, ओके। डिफेक्टो तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा, और इसे थोड़े से छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए। जस्ट आपको हमारी कोई बुक मंगानी है, बुक स्टोर के पास में जाना है, मान लीजिए राजस्थान भूगोल की एक बुक लेनी है,
तो आप जो है स्वयं जाकर पुस्तक को खरीद लेते हैं। आपने पुस्तक खरीद ली तो आपके पास में वो पुस्तक आ गई, आपके भौतिक नियंत्रण में आ गई, तो तात्कालिक कब्जा आ गया। ओके। मध्यवर्ती कब्जा, आपने अपने दोस्त को फ़ोन करके बोला कि भाई राजस्थान भूगोल की पुस्तक वहाँ से उठाते हुए लेके आ जाना, तो वो आपका दोस्त उस पुस्तक को उठा के लेके आएगा। उस समय का मध्यवर्ती कब्जा उस दोस्त का हो गया। इसमें भी कोई समझने की कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आवासीय कब्जा, क्वाजी पजेशन, तो जब व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी ना होते हुए उस वस्तु से मिलने वाले लाभों का हकदार होता है, लाभों पर ऐसा नियंत्रण ही आवासीय कब्जा कहलाता है। नॉर्मली मतलब उसका हकदार भी नहीं है, बट उसमें से कुछ उससे फ़ायदा मिल रहा है उस चीज़ का, तो वो आवासीय कब्जा होता है। इन द सेंस नॉर्मली गांव में ऐसा होता है, ऐसे एग्जांपल देखिए कि भाई गांव में खेत जो है वो एक दूसरे के साथ में सटे हुए हैं और मेन रोड से काफ़ी दूर हैं, तो अगर यहाँ पे किसी का खेत है और उसे वहाँ खेती करने के लिए जाना है, तो ये आपस में समझौता करके एक छोटा सा रास्ता बना देते थे। बाकी ये रास्ता जो है वो इन खेत वालों का ही है, लेकिन इसको काम पड़ रहा है तो इस रास्ते के थ्रू जा रहा है, तो उसे लग रहा है कि इस रास्ते पे कब्जा जो है वो हमारा है, मतलब एक तरीके से उसके लिए दिया गया है, जबकि वो जो है वो रोड है ही नहीं वहाँ पे। तो बस जस्ट एक कुछ समय के लिए किसी अन्य खेत में से होकर स्वयं के खेत पे जाने का अधिकार जो है वो आवासीय कब्जा होता है। प्रतिकूल कब्जा, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी संपत्ति पर कब्जा रखता हो तो बाद में स्वयं को उस संपत्ति का वास्तविक कब्जाधारी बताते हुए आधिपत्य रखता है, तो उस प्रकार हटाया हुआ कब्जा प्रतिकूल कब्जा होता है। तो वही बात है, ठीक है। कुछ समय के लिए आप अन्य व्यक्ति के कहने पे आप जो है वो कब्जा कर रहे हो, ठीक है, और फिर बाद में बोल देते हो कि नहीं तुम नहीं, मैं ही इस पे कब्जा करने वाला हूँ, दैट्स इट, प्रतिकूल कब्जा ये होता है। बाकी ये चीज़ें वही हैं, इनमें कुछ खास स्पेशल नहीं है। वो कब्जा वाला पॉइंट आप रट लेना, ऊपर वाली जो लक्षण बताएं वो रट लेना, ये सब चीज़ें अपने आप निकल के आ जाती हैं। तात्कालिक क्या है, मध्यवर्ती क्या है, आभासी क्या है, आभास हो रहा है बस आपको। प्रतिकूल है, आपने किसी और काम के लिए किया था और किसी दूसरे के लिए काम किया था, दूसरे के लिए कब्जा किया था, आप बोल रहे हो कि मेरा ही है, तो आप स्वयं संपत्ति जो है वास्तविक कब्जादारी बताते हुए आधिपत्य रख लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिकूल कब्जा कहलाता है, दैट्स इट। कब्जे को अर्जन करने के तरीके, कब्जा अर्जन या तो ग्रहण करने के द्वारा, आप किसी चीज़ को अपने पास लेना चाह रहे हैं तो ग्रहण कर लीजिए, चोरी कर लीजिए, अतिक्रमण कर लीजिए, या स्वामित्व अगर आपके पास में है तो वो विधि के प्रवर्तन द्वारा, ठीक है, आप उसे सिस्टम से खरीद लीजिए, अमेजन के थ्रू अपने नाम से खरीद लीजिए, या प्रदान द्वारा, डिलीवरी के द्वारा, ठीक है, एक दूसरे के द्वारा, हस्तांतरण के द्वारा, ठीक है, वही है। ग्रहण के द्वारा कब्जे का अर्जन, यानी जब किसी संपत्ति पर पूर्ववर्ती कब्जादारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति कब्जा प्राप्त कर ले, पहले वाले को पता ही नहीं चले, चोरी अतिक्रमण के द्वारा, तो वो ग्रहण कर लिया उसने ज़बरदस्ती। परिधान या सुपुर्दगी द्वारा, जब किसी संपत्ति पर पूर्ववर्ती कब्जादारी की अनुमति से पश्चावर्ती व्यक्ति को कब्जा प्राप्त हो, पहले वाले की अनुमति मिल गई और उसके बाद में उस नए वाले को जो है वो कब्जा प्राप्त हो गया। वास्तविक परिधान, पूर्ववर्ती कब्जादारी के द्वारा मूल रूप से संपत्ति को यह हस्तांतरित करना वास्तविक प्रदान कहलाता है। एक व्यक्ति ने अपना खेत इस व्यक्ति के लिए जो है वो दे दिया ए, ठीक है, और ये बी इससे दे दिया, बस बातों में हो गया, ठीक है, दे दिया, सहमति से दे दिया, ठीक है, दैट्स इट। रचनात्मक प्रदान या आणविक प्रदान, जब संपत्ति के शीर्षक हस्तांतरण से कब्जा प्राप्त हो तो ऐसा रचनात्मक प्रदान कहलाता है। इन द सेंस कि एक व्यक्ति है ए, उसके दो बेटे हैं बी और सी, ठीक है, अब ये एक की एक्सपायर होने के बाद में ये ऑटोमेटिक बी और सी के पास में पहुंचने वाले हैं कब्जा, तो ये भी सहमति है, एक ही मरना हो उसके बाद में सिस्टम के अनुसार होने वाला है, तो बी और सी के पास में पहुंच गया, तो ये जो है वो रचनात्मक प्रदान हो गया। विधि के परिवर्तन के द्वारा, वो नॉर्मल है, जब किसी संपत्ति पे किसी व्यक्ति का कब्जा विधि के नियमों से प्राप्त हो तो विधि के परिवर्तन द्वारा कब्जा कहलाता है। उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त कब्जा भी विधि के नियमों के अनुसार आता है, और यहाँ रचनात्मक वाला भी वही इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है, कब्जे का अर्जन या कब्जा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तीन है। एक, ग्रहण, पहले वाले की अनुमति नहीं मिली है, आपने डायरेक्टली ले लिया है, ओके, चोरी से, अतिक्रमण से। दूसरा, परिधान या डिलीवरी द्वारा, वास्तविक सहमति से लिया है, पहले वाले की सहमति से दूसरे ने ले लिया है। रचनात्मक, इसमें ऑटोमेटिक हस्तांतरण हुआ है ऊपर की साइड से। तीसरा, कानूनों की प्रक्रिया के तहत सहमति से लिया है, दूसरे वाले में कानूनों की प्रक्रिया वाली बात नहीं कही गई है, बस तीसरे वाले में बोला है कानूनों की प्रक्रिया के तहत सहमति से लिया गया है। तो ये होता है अपना तीन तरीके से किसी भी वस्तु पे कब्जा होना।
अब स्वामित्व और कब्जे की सेम बातें निकल के आएंगी, कुछ भी खास अंतर नहीं आएगा। बस आप परिभाषाओं में क्या बोला है उन लोगों ने वो रट लेना है एक्चुअली में, ठीक है। अब मैं बोलता जा रहा हूँ, इसमें शायद समझाने का कुछ भी चीज़ नहीं बचा। स्वामित्व यानी किसी वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण होना, यानी वैधानिक अधिकार होना, वो क्या कहलाता है? स्वामित्व। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई थी ये बात, और एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। दो शब्द हैं, एक है स्वामित्व और एक है कब्जा, ठीक है। स्वामित्व यानी वैधानिक रूप से सारे अधिकार आपके पास प्राप्त है, और कब्जा ये भौतिक रूप से, ठीक है। और मोस्टली होता क्या है कि जिसके पास में स्वामित्व है उसी का उस वस्तु पे कब्जा होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है, ओके। इस पेन पे मेरा ही स्वामित्व है, लीगल तरीके से मेरे पास में है, तो इस पे, और वर्तमान में इस पे कब्जा भी मेरा है। मान लीजिए कल को मैं ये मेरा आईपैड किसी तीसरे टीचर को दे देता हूँ लेक्चर बनाने के लिए, स्वामित्व मेरा रह जाएगा, और जिस समय वो लेक्चर बना रहा है, उसे यूज कर रहा है, उस समय कब्जा उसका हो जाएगा। दैट्स इट। मोस्टली केसेस में क्या होगा, जिस चीज़ पे आपका स्वामित्व है वो आपके कब्जे में ही होती है, ओके। ये बात उन्होंने बोली है। स्वामित्व में क्या बात निकल के आती है? वैधानिक अधिकार होना चाहिए बस आपके पास में, यानी वास्तविक नियंत्रण होना चाहिए, ओके। दैट्स इट। स्वामित्व, ठीक है, ओनरशिप बोलेंगे इसे, वस्तु पर वैधानिक अधिकार, कब्जा यानी किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण। अब इसकी परिभाषाएं ऑस्टिन, साइमन, हॉलैंड, ब्लैक, ठीक है, बट यहाँ लक्षण देख लीजिए, बाकी परिभाषाएं आप देख लेना। विभिन्न अधिकारों का समूह ही स्वामित्व कहलाता। स्वामित्व में अधिकार जरूर मिला हुआ है, और वो विधि के द्वारा अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, विधि के द्वारा अधिकार मिला हुआ है। अगर आप स्वामी हो तो आपको कब्जा करने का भी अधिकार है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाता है। मैंने अभी वेन डायग्राम बताया था, तो ये स्वामित्व है और इसके अंतर्गत कब्जा, ठीक है। आप पेन के स्वामी हो तो आपके ही भौतिक नियंत्रण में रहने वाला है, तो ये आपका अधिकार है इस पर कब्जा करने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लक्षण है, विभिन्न अधिकारों का समूह मिल जाता है, स्वामित्व कहलाता है। एंड व्यक्ति को वस्तु के संबंध में निम्न अधिकार होना आवश्यक है, ठीक है। विभिन्न अधिकार मिल रहे हैं, कौन कौन से? उस वस्तु को हस्तांतरित करने का अधिकार मिल जाता है, उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है, कब्जे का अधिकार मिल जाता है, और उपभोग करने का। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी होगा, ठीक है, मैं अगर इस पेन का स्वामी हूँ, या ये मेरे पास में एयरपोर्ट्स हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, तो मेरे पास में कुछ अधिकार ऑटोमेटिक मिल गए। लक्षणों के तहत ये बात निकल के आएगी। क्या अधिकार मिल गए? मैं चाहूँ तो इसे मैं थर्ड पर्सन को बेच सकता हूँ, हस्तांतरण का अधिकार मेरे पास में। मैं चाहूँ तो इसे यूज कर सकता हूँ, ईयरफोन लगाऊँ, गाने सुन सकता हूँ, ठीक है। ये कब्जे का अधिकार मिल ही गया ऑटोमेटिक स्वामी होते ही, क्योंकि अब मेरे कब्जे में ये इस समय जैसे ही मेरे पास में आया, जिस दिन मैंने खरीदा उसके बाद में मेरे पास आते ही इस पर कब्जा मेरा हो गया। और इसे उपभोग करने का, इसको नष्ट करने का, इसको ख़त्म करने का, तोड़ने का, ख़त्म करने का, जलाने का, पानी में पटकने का, वो भी अधिकार मेरे पास है। यानी उपभोग ख़त्म करने का भी अब अधिकार मेरे पास में है। इसमें क्या क्या अधिकार हो गए? इसे यूज में लूँ, इसे किसी को बेच दूँ, इस पर कब्जा तो ऑटोमेटिक मिल ही गया, और इसको मैं तोड़ दूँ, ख़त्म कर दूँ, बैन कर दूँ, ये सब मेरे अधिकार हैं स्वामित्व होते ही। स्वामित्व के अंतर्गत ऑटोमेटिक कब्जा आ गया ना, स्वामित्व के अंतर्गत ऑटोमेटिक कब्जा आ गया, ओके। अब इनकी परिभाषाएं देख लीजिए, ठीक है। ऑस्टिन के अनुसार किसी संपत्ति पर व्यक्ति का ऐसा अधिकार जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, उपभोग की दृष्टि से अबाधित और अवधि की दृष्टि से असीमित हो। ऑस्टिन ने क्या बोला? किसी संपत्ति पे व्यक्ति का ऐसा अधिकार जो उपयोग कर सके, उसका उपभोग कर सके, और अवधि कोई निश्चित नहीं है, जब चाहे तब तक यूज कर सके। दैट्स इट। किसने बोल दिया? सामंड ने बोल दिया, ऑस्टिन ने बोल दिया। सामंड ने क्या बोला? किसी वस्तु पर स्वामित्व व्यक्ति और वस्तु के पारस्परिक वास्तविक संबंध का प्रतीक होता है। पहले कब्जा जब बोला था तब उन्होंने बोला था कि ये भौतिक संबंध का प्रतीक होता है, और वास्तविक संबंध में स्वामी भी वही होता है और भौतिक नियंत्रण भी उसी का होता है, ठीक है। ये किसने बोल दिया? साइमन ने। उसके बाद में हॉलैंड, किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण ही स्वामित्व कहलाता है। कोई खास अंतर नहीं है, सेम वही परिभाषा है, बट रट लेना बाद में। संपत्ति के उपयोग एवं उपयोग के लिए अधिकारों का संग्रह क्या कहलाता है? तो एक तरीके से स्वामित्व की जब बात आई है, आप देख रहे होंगे स्वामित्व में अधिकार वाले पॉइंट बहुत जुड़ गए। स्वामित्व अपने आप में अधिकारों का समूह है, और क्या क्या अधिकार मिलने? हस्तांतरण, ट्रांसफर करने के, दान देने के, विक्रय करने के, गिरवी रखने के, ठीक है। ये जो अधिकार ऑटोमेटिक ट्रांसफर वाले, उपयोग करने के, कब्जा ऑटोमेटिक मिल गया, और बैन के।
अब स्वामित्व और कब्जे में अंतर देख लीजिए, कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाए, वैसे आप आसानी से कर सकते हो। कब्जा छोटा है, ठीक है, स्वामित्व है तो उसके अंतर्गत कब्जा अंतर्निहित है, वेन डायग्राम में आप समझ सकते हो। स्वामित्व क्या है? वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण, वैधानिक नियंत्रण, व्यक्ति का वस्तु पर वैधानिक नियंत्रण। कब्जा क्या है? व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण, फिजिकल नियंत्रण, ठीक है। बाकी स्वामित्व के अंतर्गत ही कब्जा आता है नॉर्मली, ओके। तो व्यापक अवधारणा क्या है? बड़ी अवधारणा क्या है? स्वामित्व की, और छोटी अवधारणा क्या है? कब्जा की, ओके। ये वास्तविक है और ये कब्जा जो है वो स्वामित्व का आभास होता है, ओके। जरूरी नहीं है कि जिसने कब्जा कर रखा है वही स्वामी हो, बस मोस्टली केस में यही होता है, जो स्वामी है वो कब्जा उस पर करता है, ओके। हस्तांतरण यहाँ पे स्वामित्व वाले के लिए थोड़ा कठिन होता है, प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, क्योंकि वैधानिक तरीके यूज करने होते हैं। कब्जे में हस्तांतरण सरल है, कब्जे में अगर आप पावरफुल हो तो वहाँ पे हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है, ओके। लेकिन स्वामित्व का हस्तांतरण पूरी प्रोसेस विधि के कानून रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, खेत को अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो है, ओके। तो ये स्वामित्व और कब्जे के बीच में अंतर आ गया। स्वामित्व को प्राप्त करने के तरीके, स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए भारतीय मनुस्मृति में बोला गया है, दान से आपके पास में गाय किसी ने दान कर दी, आप स्वामी बन गए, दैट्स इट। किसी से ग्रहण कर लिया चोरी अतिक्रमण के द्वारा, आपने किसी दूसरे पे आक्रमण किया, जीत लिया वहाँ का, तो उसके स्वामी आप हो गए। विक्रय कर दिया, क्रय कर लिया तो स्वामी हो गए। बंटवारे, माता पिता बंटवारे हुए तो आप स्वामी आ जाएंगे। और लाभ के लिए स्वामित्व का हस्तांतरण, जब भी किसी वस्तु में आपने कुछ पैसे डाले हुए हैं, लाभ आया तो स्वामित्व का हस्तांतरण ऑटोमेटिक आएगा उसमें। वर्तमान विधि वाला आपको याद रखना है, ये वाला ध्यान भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये होगा अपना क्रय के द्वारा, कोई चीज़ खरीदने के बाद में आप उसके स्वामी हो गए, ओके। वर्तमान विधि के द्वारा जो है वो स्वामित्व के तरीके, बाकी कोई खास अंतर नहीं, वही चीज़ें, ओके। स्वामित्व को केवल वैधानिक माध्यमों से ही प्राप्त किया जा सकता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। जब तक कानूनों का पालन नहीं करोगे तब तक स्वामी नहीं बनोगे आप, ओके। क्रय द्वारा प्रतिफल सहित, यानी आप कुछ राशि देकर के कुछ क्रय कर लिया, ये पेन मैंने कुछ पैसे दिए और इसे खरीद लिया, तो ये पेन का स्वामी कौन हो गया? मैं हो गया, तो स्वामित्व का मुझे मिल गया। और स्वामित्व के साथ कब्जा ऑटोमेटिक आता ही आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में दान द्वारा, किसी व्यक्ति ने मुझे पेन दान कर दिया और बोल दिया कि ये तुम्हारा ही है भाई, रख लो, ठीक है, तो स्वामी मैं ही हो गया अब तो, ठीक है। प्रतिफल रहित होता है दान वाला। और स्वतंत्र सहमति से, वह सहमति जो निम्न से प्रभावित नहीं हो, कपट नहीं हो, मिथ्या वर्णन नहीं किया गया हो, उत्पीड़न, धमकी, भूल और अनुचित प्रभाव नहीं हो, और स्वतंत्र सहमति से बोल दिया हो कि ठीक है भाई, मैं ये वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ, ये खेत मैं जो है वो सार्वजनिक काम के लिए दे रहा हूँ, तो वो हो गया स्वतंत्र सहमति से कब्जा, ओके। अब स्वामित्व के प्रकार, मूर्त और अमूर्त, वही सब समझ में आ गया। मूर्त जो दिख रहा है, अमूर्त जो नहीं दिख रहा है, पढ़ लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एकल और सह स्वामित्व, एकल यदि स्वामित्व का अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित है, सह स्वामित्व यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी वस्तु पे, एक जो है वो टीवी है वो मिलकर के दो लोगों ने खरीद ली तो सह स्वामित्व हो गया, ठीक है। पूर्ण और सीमित स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व जब किसी व्यक्ति में स्वामित्व से संबंधित समस्त अधिकार बिना किसी सीमा के निहित हों, यानी स्वयं के खेत पे, मान लीजिए मैं खेत का मालिक हूँ तो उस खेत पे संपूर्ण अधिकार मुझे मिल गए, असीमित अधिकार मिल गए हैं, पूर्ण स्वामित्व मिल चुका है उस पर, मैं कुछ भी करूँ उसमें। लेकिन सीमित स्वामित्व कुछ कंडीशंस के साथ में अगर कुछ अधिकार मिले हुए हैं तो वो जो होता है वो सीमित स्वामित्व होता है। यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा सा अटपटा सा है, समझ में नहीं आएगा। यदि किसी विशेष अधिकार का ही अर्जन दिया गया है आपको किसी कार्य को करने के लिए, तो वो जो होता है नॉर्मली सीमित स्वामित्व होता है, ठीक है। समाश्रित और संपूर्ण निहित स्वामित्व, समाश्रित जब किसी घटना के घटित होने अथवा ना होने पे प्राप्त स्वामित्व, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा होता है नॉर्मली कि घटना कोई घटित, मान लीजिए कि आप, जैसे आपके माता पिता बोलते हैं कि 12th में तुम फर्स्ट डिवीज़न ले आओगे तो तुम्हें जो है वो एक गाड़ी दे दी जाएगी, यानी गाड़ी का बाइक का स्वामी बना दिया जाएगा। तो पहले कोई घटना होगी, यानी आप 12th में फर्स्ट डिवीज़न लाओगे तो उसके बाद में आपको जो है वो स्वामी बनाया जाएगा, इस तरीके से समाश्रित। और पूर्ण निहित स्वामित्व, जब स्वामित्व प्राप्ति की समस्त शर्तों को पूरा करने के पश्चात स्वामित्व मिलता हो, जब आप फर्स्ट डिवीज़न लेके आ जाओगे और उसके बाद में आपको स्वामित्व मिल चुका है तो आपको अब पूर्ण निहित स्वामित्व प्राप्त हो चुका है, ओके। यह होता है पूर्ण निहित। समाश्रित में पहले आपसे
कोई कंडीशन लगाया जाए, इस कंडीशन के बाद में आपको ये स्वामित्व मिलने वाला है, और जब आप उसे पूरा कर देते हो तो पूर्ण निहित स्वामित्व उसे बोला जाता है कि आपने जो कार्य या कंडीशन लगाई वो पूरा हो गई, तो उसके बाद स्वामित्व आपको मिल चुका है। ओके, उसके बाद में हम पार्ट 2 में अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को देखने वाले हैं। बट यहाँ पार्ट 1 में हमने क्या देखा, स्वामित्व के प्रकार देखे, मूर्त वाले, एकल से तो समझ लिया, पूर्ण और सीमित समझ लिया। पूर्ण में सारे अधिकार हैं, सीमित में कुछ कंडीशंस के साथ में आपको अधिकार मिले हुए हैं कि सिर्फ आप इतना ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको स्वामी तो बना दिया, लेकिन कुछ कंडीशंस दे दी कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते इस चीज़ में। ओके, समाश्रित में कुछ कंडीशन लगा के बोल दिया कि आप ऐसा कर लोगे तो आप स्वामी बना देंगे। संपूर्ण निहित, जब आप घटना कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद में आपको स्वामित्व मिल चुका है। स्वामित्व प्राप्त करने के वर्तमान विधि वैधानिक तरीके से होगा, क्रय के द्वारा, पैसे चुका करके, दान यानी बिना पैसे लिए और स्वतंत्र सहमति से, लेकिन आप उसमें कपट, मिथ्या, ये सब नहीं होनी चाहिए। ओके, स्वामित्व वर्षित कब्जा समझा, व्यक्ति का वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण होता है, और ये भौतिक नियंत्रण होता है, व्यापक और सूक्ष्म होता है, वास्तविक होता है। ओके, ये कब्जा और स्वामित्व आपको समझ होना चाहिए बस। तो हमने पहले टॉपिक के रूप में क्या क्या देखा, पहले टॉपिक के पहले लेक्चर के रूप में कब्जा और स्वामित्व को देखा है। ठीक है, कब्जा क्या है, भौतिक नियंत्रण है, स्वामित्व क्या है, वैधानिक नियंत्रण है, वैधानिक कानून के अनुसार से। मोस्टली वैधानिक नियंत्रण के साथ में ही आपको यहाँ पे इसका हस्तांतरण करने का हक मिल जाता है। ठीक है, इसको उपभोग करने का, उपयोग करने का, ठीक है, इसको खत्म करने का, और इसको जो है वो कब्जा का हक जो है वो मिल जाता है। तो जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से वो बाहर वाला हिस्सा आता है, वो क्या आता है, आपका स्वामित्व आता है, और फिर अंदर वाला हिस्सा आता है, वो क्या होता है, कब्जा। ठीक है, मोस्टली केसेज में यही होता है कि जो स्वामी है उसी के अंतर्गत में उसका कब्जा हो, लेकिन कुछ केसेज में ऐसा भी हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति पावरफुल है, जो आपके पास केस आएंगे बाद में तहसीलदार या एसटीएम बनोगे, तो उनमें आपको ज़्यादातर केस किसके आएंगे, अतिक्रमण के, कि किसी का खेत था, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती, लेकिन खेत किसी और का है, स्वामी कोई और है, कब्जा उसने कर लिया। तो भारतीय दंड संहिता में ये बात जो है वो अतिक्रमण कहलाती है, और अतिक्रमण पे दंड का प्रावधान भी है। ओके, परिसीमा एक्ट जो है 1931 वाला, उसमें ये बोला है कि लॉन्ग रन से आप कंटिन्यूसली रह रहे हो तो हो सकता है कि आपने कब्जा कर रखा है, तो लॉन्ग रन में अगर कब्जा कर रखा है तो आपको स्वामित्व का अधिकार भी उसमें मिल जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, स्वामित्व वाले और कब्जा वाले। उससे पहले हमने विधि की अवधारणा को देख लिया था, और लेक्चर 1 के पार्ट 2 में जो है वो हम ये शब्द हम समझने वाले हैं, और अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, और इसके बाद में पार्ट 2 के अंतर्गत ही हम एक पॉइंट और लेंगे, बोलेंगे व्यक्ति एंड व्यक्तित्व। ठीक है, विधि के अनुसार व्यक्ति क्या होता है, विधि के अनुसार व्यक्तित्व क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 में। थैंक यू।